तो दोस्तों थोड़ा सा सेटिंग ये हटा के क्लियर कर दूं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मेंटेनेंस किस तरह से किया जाना चाहिए, इसके लिए हमने कुछ टेबल बनाए या अनुसूची बनाई या शेड्यूल बनाया है। जैसे कि रोज आप खेत में जाते हो तो रोजमर्रा में आपको क्या मेंटेनेंस करना चाहिए। रोज उठ के आप खेत पे गए, आपने इरिगेशन सिस्टम चालू किया, बंद किया, फिल्टर है क्या है, उसमें किस तरह का मेंटेनेंस रोज के रोज करना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे हर 15 दिनों में किस तरह का मेंटेनेंस सिस्टम में करना जरूरी है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि या 1 महीने में या 2 महीने के अंतराल पे किस तरह का मेंटेनेंस करना जरूरी है, और एक 5-6 महीने या 7-8 महीने जैसे आपके पानी की क्वालिटी है उसके हिसाब से आपको क्या क्या मेंटेनेंस करना जरूरी है। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं कि डेली मेंटेनेंस या दैनिक रख रखाव हम क्या करना चाहिए हमें। आप खेत पे गए, सुबह उठ के अच्छी तरह से नाश्ता किया, खेत पे पहुंच गए। अब खेत पे क्या काम करना है, आपने इरिगेशन सिस्टम चालू की, इरिगेशन सिस्टम में से पानी जाना शुरू कर गए। आपका कुछ शेड्यूल है जो हमारे इंजीनियर ने आपको दिया है। आपको प्लॉट नंबर 1 है, केला होगा, ओनियन होगा, टोमेटो होगा, जो भी होगा आपको उसको पानी देना है। हमारे इंजीनियर ने आपको बोला है 1.5 घंटा चलाओ साहब, आपने 1.5 घंटा चलाना शुरू कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि ये सिस्टम में, कल मैंने आपसे बात किया था कि प्रेशर चेक करना बहुत जरूरी है, और प्रेशर चेक पॉइंट आपके सिस्टम में जगह जगह पे आपने लगाना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो प्रेशर, ये जो दबाव मेरे सिस्टम के ऊपर जो सबलेन जो चल रही है उस पे जो जितना रिक्वायर्ड दबाव है उतना मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपने वहां जाके दबाव चेक कर लिया, एक 5 मिनट या 10 मिनट का काम है। जैसे प्लॉट चालू हो गया, आपने वॉल चालू कर दिया, आपने प्रेशर चेक कर लिया, आपको पता चला कि हाँ प्रेशर बराबर है, आपने सिस्टम हेल्दी है, अच्छी तबीयत है उसकी, आपने शुरू कर दिया। सिंचाई जैसे खत्म होती है तो आपको सिर्फ ड्रेन वॉल जो होते हैं, स्क्रीन फिल्टर होगा आपका, सैंड फिल्टर होगा या हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर होगा, तो उसको फ्लशिंग कर लेना जरूरी है। सैंड फिल्टर सिस्टम बंद करने से पहले एक बार फ्लश कर लीजिए, स्क्रीन फिल्टर का ड्रेन वॉल खोल दीजिए और उसको थोड़े नंबर ऑफ टाइम्स जैसे फ्रीक्वेंटली आप उसको ऑन ऑफ कर दीजिए, उसमें से सारा जो कचरा है उसको निकल जाने दीजिए। और हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर है उसको भी खोल के साफ कर दीजिए। कितना टाइम लगा इसमें, इसमें मैक्सिमम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे ये साफ करने में। उसके बाद में जैसे सिस्टम जब आपकी चल रही है तो सारे ड्रिपर में से पानी आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना जरूरी है। और दोस्तों एक बात बहुत जरूरी है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि वेटिंग जो चाहिए, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन हम क्यों कर रहे हैं, हमारे पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी देने के लिए। और पानी कहाँ पर दे रहे हैं आप, पानी आपका ड्रिपर में से जा रहा है, जमीन में जा रहा है, जमीन से जड़ क्षेत्र है वहां पर जा रहा है। सॉइल आपकी ये जमीन है आपकी वो एक जैसी नहीं रहती। हालांकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जब भी आप करते हो तो हम लोग हमेशा सलाह देते हैं कि आपकी सॉइल वेल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। बिल्कुल 2 बार रोटावेटर घुमा लो उसमें से, और इस तरह की सॉइल होनी चाहिए, उसमें बहुत बड़े बड़े ढेले नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी सॉइल का टाइप बदल सकता है। हो सकता है कि आपका बड़ा खेत है, एक जगह पे आपका सॉइल टाइप अलग है, दूसरी जगह पे सॉइल टाइप अलग है, तो एक जगह पर 4 एलपीएच के ट्रिपर से आने वाला जो वेटेड एरिया है, जो पैच जैसा फैला होता है, वो अलग हो सकता है, दूसरी जगह पे अलग हो सकता है। एक जगह पे ऐसा फैलेगा, एक जगह पे सीधा फैलेगा, अलग अलग फैला हो सकता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि मेरे जो पौधा लगाया है, जो सॉइल बदल रही मेरी, तो फैलाव किस तरह से होता है। इसके लिए मैं एक आपको सलाह दूंगा, एक सिंपल ऑगर जो होता है वो हाथ में रखना जरूरी है। अगर आपने देखा होगा गोल गोल छोटा सा होता है, हाथ में एक लकड़े जैसा आपको पकड़ना है, मेटल का ऑगर होता है, अब लेके जाना है, जगह जगह पे उसको डालना नीचे, सॉइल उसमें से बाहर निकालना, और आपको सॉइल को देख लेना है कि आपका ऑगर, आपकी सॉइल जो है वेटिंग हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आपने 1.5 घंटा चलाना है इरिगेशन सिस्टम को, 1.5 घंटे में पानी कितना अंदर तक गया, कितना फैल रहा है, ये आपको जगह जगह पे जाके चेक करना चाहिए, जिसके लिए सिंपल ऑगर बहुत काम की चीज है। उसके बाद में ऑनलाइन ड्रिपर अगर आप इस्तेमाल करते होंगे तो बीच बीच में उसको खोल के देखिए कि वो बराबर है या कहीं पर चोक हो रहा है क्या, उसको साफ किया जा सकता है। ड्रिपर की स्थिति के बारे में कल हमने विस्तार पूर्वक बात की थी, लेकिन आज मैं फिर भी एक बार बात करना चाहूंगा इसके बारे में, क्योंकि कल जो लोग हमारे साथ जुड़े नहीं थे या जुड़ नहीं सके थे, वो शायद आज बहुत सारे लोग नए जुड़ गए, तो उनके लिए मैं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि ड्रिपर कहाँ पोजीशन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। यूजुअली कल मैंने बात किया था कि एक अपना माइंडसेट होता है कि आज यहाँ पर पानी दिया तो कल थोड़ा सा ड्रिपर को हिला देता हूँ, इधर पानी कर देता हूँ, या कभी कभी अपना पैर लग जाता है, कुछ मूवमेंट हो जाती है, तो ड्रिपर आज यहाँ पर था, थोड़ा सा उधर गिर गया। तो ये बात समझिए कि ड्रिपर का पानी जब नीचे आता है, साइड में फैलता है,
तो मिट्टी में जो भी क्षार है, आपके मिट्टी में क्षार बहुत सारे होते ही आजकल, तो ये क्षार पिघल के ड्रिपर के जो वेटेड एरिया है, जो एक पैर जैसा फैलाव विनाश वाला क्षेत्र तैयार हो जाता है, उसके बाजू में आ जाता है। ये क्षार जो है जमीन में से बाहर निकल के धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं, यानी आपके रूट जोन जो है, आपका जड़ों का जो क्षेत्र है, उसमें से क्षार को बाहर निकाल के आपने बाहर निकल दिया। लेकिन जब आप ड्रिपर की पोजीशन चेंज किया या गलती से चेंज हो गई, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो मेरा ये जो क्षेत्र है ये दूसरी जगह हट गया, तो क्या हुआ कि मेरा रूट जोन जो है आज यहाँ पर फैला हुआ है, मेरा ड्रिपर पोजीशन हिल गई और फिर दूसरी जगह पे आपका जड़ क्षेत्र में आ गया। तो ये जो क्षार है ये आपके जड़ क्षेत्र में आने के चांसेस है। तो इसीलिए अब क्षार जड़ क्षेत्र में आ गए, इसका मतलब क्या होगा कि आपके रूट जोन जो है, रूट्स है, जड़े जो है पौधों की, उनको पानी में खींचने के लिए तकलीफ हो रही है, तनाव महसूस हो रहा है। तो ये ना होना चाहिए, इसी वजह से आपके ड्रिपर की पोजीशन आपको फिक्स रखना जरूरी है। अगर आपका पौधा छोटा है तो पौधे के नजदीक होना चाहिए। जैसे पौधा बड़ा होते जा रहा है, अगर आपका हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स है, बगीचे में आप कर रहे हैं ड्रिप इरिगेशन, तो आपका जैसे पौधा बड़ा होते जा रहा है तो धीरे धीरे ड्रिप लाइन की पोजीशन साइड में कर लेनी चाहिए। जनरली आपको ये जो ड्रिपर की पोजीशन है, ये सेंटर ऑफ कैनोपी हम बोलते हैं, मतलब जो आपका पेड़ का तना है और आखिरी छोर है जो पेड़ का, उसके सेंटर में या लगभग सेंटर के पास होना चाहिए, ये उसकी प्रॉपर पोजीशन है। अगर आप रो क्रॉप्स कर रहे हैं जैसे कॉटन है या शुगर केन है, तो उसमें एक वेटेड स्ट्रिप कंटिन्यूसली आनी चाहिए, वहां पर तो जगह आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होती ड्रिप्स लाइन की, तो एक कंटिन्यूस वेटेड स्ट्रिप आनी चाहिए। उसमें स्नेकिंग नहीं होना चाहिए, बेड के ऊपर नीचे इस तरह से लेटरल ऐसी नहीं होनी चाहिए, सीधी तनी हुई लेटरल होनी चाहिए। आखिरी छोर पे लेटरल आपके लोहे के सिरे से या लकड़ी के खुट्टे से बंदी होनी चाहिए, तन के बंदी होनी चाहिए, क्योंकि कल हमने बात की थी कि लेटरल का भी तापमान की वजह से आकुंचन प्रसरण होता है, तो ये कम करने के लिए हमको लेटरल तन के बांध देने चाहिए। तो ये दोस्तों ये है दैनिक रखरखाव, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा, मैंने तो हिसाब भी लगाया आपके लिए कि 10 मिनट में मैंने वॉल के पास का प्रेशर चेक किया, 10-15 मिनट में मैं ड्रेन वॉल खोल के साफ कर रहा हूँ, तो हो गए मेरे 15-20 मिनट और यानी 20-25 मिनट हो गए। फिर मैं ड्रिपर अगर चेक कर रहा हूँ या जगह जगह पे जाके वेटिंग एरिया चेक कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा, 20-25 मिनट। तो मैक्सिमम 25-30-40 मिनट में आपका डेली का मेंटेनेंस हो जाता है। ये डेली का मेंटेनेंस एक तरह से डेली हम बोलते हैं ना कि डेली थोड़ी सी कसरत कर लेनी चाहिए तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, इस तरह का ये डेली का मेंटेनेंस है, ये डेली की कसरत है ताकि आपकी सिस्टम स्वस्थ पूर्वक रहे, हेल्दी रहे। तो उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि पाक्षिक रखरखाव, यानी 15 दिन के बाद में आपको किस तरह के मेंटेनेंस शेड्यूल्स आपको करनी चाहिए। तो ड्रिपर में से जो पानी आ रहा है वो बराबर आ रहा है कि नहीं, ये चेक करना जरूरी है। मतलब क्या करना है आपको, सिंपल है, ड्रिपर के नीचे कुछ कैन रख दो या कुछ भी ले लो, बॉटल ले लो, 3 मिनट के लिए ड्रिपर में से आने वाला फ्लो रेट चेक करो, और उसके बाद में उसका चेक करो कि ये जो फ्लो रेट, जैसे 4 लीटर का ड्रिपर है तो मुझे जो जरूरत के लिए हिसाब से फ्लो रेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, 4 लीटर का 4 ही मिल रहा है, +-10% तक तो अलाउ हो सकता है, आपको उतना वेरिएशन हाइड्रोलिकली सिस्टम होता है, लेकिन ओवरऑल मुझे प्रॉपर डिस्चार्ज मिल रहा है कि नहीं, ये चेक करना जरूरी है। बहुत ही कम डिस्चार्ज हो गया या बहुत ही ज्यादा ड्रिपर चोक हो गया है तो उसके बाद में चेक करने में कोई मतलब नहीं है। यूजुअली जो ड्रिपर क्लॉगिंग हो गया या चोक हो गया, उसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अगर आपका ड्रिपर का जो फ्लो रेट है, जैसे 4 लीटर का ड्रिपर है, 4 लीटर प्रति घंटा, उससे अगर 30% कम हो गया उसका फ्लो रेट, तो हम बोलते हैं कि ड्रिपर अभी चोक होने लग गया है। तो आपको ये देखना जरूरी है कि मेरा ड्रिपर का फ्लो रेट 30% से कम जा रहा है या क्या है, क्योंकि उसको समय पर ही ट्रीटमेंट किया आपने तो वो ठीक हो सकता है। बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से अगर ड्रिपर चोक हो गया तो शायद वो ठीक होना या उसको क्लीन करना या क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ड्रिपर का फ्लो रेट देखना है आपको, अगर ड्रिपर खोल के साफ कर सकते हो तो साफ करो। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिया फिल्टर जो होता है और स्क्रीन फिल्टर, तो स्क्रीन फिल्टर को खोलो, उसकी जाली बाहर निकालो, और उसमें से अगर आपका डिस्क फिल्टर होगा या स्क्रीन फिल्टर होगा तो वो इसको निकालो, उसको पूरी तरह से उसको क्लीन करो। क्लीन करना मतलब क्या, डिस्क फिल्टर का क्लीन करना, तो इसको खोलना आपको, इसके अंदर की डिस्क है ये जो बहते पानी में आप इसको साफ करो। इसके अंदर सरेशंस होते हैं, अगर आपने डिस्क को पूरी तरह से देखा तो इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी नालियां है, तो इसको भी आप हाथ से रगड़ के या कोई अपना दांत का ब्रश होता है, टूथब्रश होता है, उससे आप इसको रगड़ के साफ करो, तो इसके अंदर जो फंसी हुई जो मिट्टी के कण वगैरह है वो भी बाहर निकल जाते हैं।
स्क्रीन फिल्टर अगर आप कर लेते हो तो स्क्रीन फिल्टर को भी आप इसी तरह से क्लीन करो, स्क्रीन को हाथ में ले लो, पूरी तरह से रगड़ रगड़ के साफ करो, उसके अंदर कुछ भी बचा हुआ या अटका हुआ नहीं रहना चाहिए इस तरह से। ये हो गया 15 दिन के बाद में। मीडिया फिल्टर रोज आप बैकवॉश तो कर ही रहे, लेकिन क्या हो जाता है दोस्तों कि बहुत बार जो आपके पानी में क्षार होते हैं, पानी में कचरा होता है, तो ये जो क्षार है जब आप सिस्टम बंद कर देते हो और थोड़ा सा पानी नीचे उतर जाता है सिस्टम में, क्षार वाला थोड़ा सा पानी रेत में रह जाता है, जो मीडिया फिल्टर में रेत है, और जैसे ही थोड़ा सा पानी का बाष्पीभवन हो जाता है, ये क्षार जो है ये अंदर जमना शुरू हो जाता है, और फिर सैंड और उसके साथ में ये जो क्षार है ये हार्ड होते हैं, उसका एक केक बन जाता है, एक हार्ड एक ढेले जैसा बन जाता है। और ये जो रेगुलर बैकवॉश करते हो आप, तब ये कभी कभी बैकवॉश पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि ये खुलता ही नहीं है, ये पूरा ढेला हार्ड है, ये टूटता नहीं है, इसमें से पानी आपका बैकवॉश नहीं हो रहा ठीक से। तो आपको एक 15-20 दिनों में ये सैंड फिल्टर का ढक्कन खोलो, उसके अंदर हाथ डालो, पूरी तरह से रेत को घुमाओ इधर से उधर, और बैकवॉश मोड में उसमें से ढक्कन में से मैनुअल में से पानी बाहर गिरने दो। ये अगर आप करोगे तो सैंड फिल्टर पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा आपका। तो ये करना जरूरी है दोस्तों। एक छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, जिससे आपको ये पाक्षिक जो है 15 दिनों के बाद में क्या क्या किस तरह से एक्टिविटीज करनी है ये पता चल जाएगा। जिसमें अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ड्रिपर का डिस्चार्ज आपको किस तरह से मेजर करना है। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। गौरव कुमार जी का एक सवाल है, एक ड्रिप लाइन में कितने फीट के लिए के बाद बेड को कवर कर सकते हैं, कितने फीट के बाद में? तो इसका मैं जवाब दूंगा आपको दोस्तों। नरेंद्र भाई का भी सवाल है, सलीम ने भी कुछ फार्मर के बारे में, कुछ स्मार्ट लिंक के बारे में पूछा है, तो जरूर बात करेंगे हम इसके बारे में। ये वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से ड्रिपर को साफ किया जा सकता है। ये टर्बो की ड्रिपर है, जिसके अंदर एक इंसर्ट होता है, जिसको आप खोल के साफ कर सकते हो। ध्यान रखें कि ये इंसर्ट गिर ना जाए, इधर उधर गिर गया तो उसमें फिर आपके पास इंसर्ट होना चाहिए एक रिप्लेसमेंट के लिए। तो ये ड्रिपर का मेंटेनेंस, ये है जेल ऑफ ड्रिपर। ये 2 पीस ड्रिपर है, मतलब इसमें 2 ही पार्ट होते हैं। एक पार्ट आप हाथ में रख सकते हैं, जैसे टर्बो की में हमने देखा कि 3 पार्ट है, बीच वाला इंसर्ट अगर कहीं गिर गया तो मुश्किल हो जाती है, तो 2 पार्ट वाला ड्रिपर है, एक हाथ में रहता है, आप उसको इजीली साफ कर सकते हो और वापस लगा सकते हो। ये है जेल ऑफ ड्रिपर। तो ये ड्रिपर को भी आप किस तरह से साफ कर सकते हो, ये इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है। अगर कहीं पर आपकी ट्यूबिंग वाली ट्यूब पंक्चर है, छेद पड़ गया है, तो वहां पर आप हुक प्लग लगा सकते हो। छोटा सा प्लग होता है, ये इस तरह का प्लग है छोटा सा, ये प्लग आप लगा सकते हो। वहां पर जहां पर भी होल हुआ है वहां पर आप ये प्लग को डाल के लगा सकते हो, तो ये प्लग हो जाता है, वो होल बंद हो जाता है। तो इस तरह का। कभी कभार दोस्तों क्या होता है कि आपकी जो इनलाइन है, इनलाइन में से धार उड़ती है ऊपर ऐसे, ये जो उसका आउटलेट होता है ना, उसके ऊपर शेवाल जम जाता है, या क्षार जो आता है, ये क्षार इधर जम जाता है। तो ये क्षार अगर जम गया है आउटलेट के पास, तो इसको आपको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के ऐसा ऐसा करके हिला के ये जो क्षार है यहाँ का निकाल दो, तो ये जो धार यहाँ से निकलती है ये वहां पर गुनगुन गिरना शुरू हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें ये करना जरूरी है। फिर सैंड फिल्टर की सैंड आप समय समय पर चेक करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर 15 दिनों में सैंड फिल्टर की सैंड चेक करना जरूरी है, आप इसको लगभग 5-6 महीने के बाद भी चेक कर सकते हो। लेकिन सैंड कैसी होनी चाहिए, वो कल हमने बात किया था कि ग्रेडेड एंगुलर, एक कोने वाली, नुकीली कोने वाली सैंड रेत अंदर होनी चाहिए। बहुत बार ऑपरेशन करने के बाद में ये रेत जो है ना घिस जाती है, राउंडेड हो जाती है, गोल हो जाती है, तो तब आपका सैंड फिल्टर इफिशिएंटली काम नहीं करता, तब आपको ये रेत बदलने की जरूरत है, ये आपको देखना जरूरी है। तो ये दोस्तों वीडियो है, इसकी लिंक भी हम आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत जल्दी जल्दी में शायद इतनी तरह से अच्छी तरह से आप देख नहीं सके, तो ये लिंक के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, लिंक के ऊपर से भी आपको ये पता चलेगा। ये बैकवॉश ऑपरेशन यहाँ पर दिखाया गया है। बैकवॉश ऑपरेशन की कल हमने बात किया था कि बैकवॉश जब आप करोगे, अगर आपका मैनुअल सैंड फिल्टर है, तो आपका बैकवॉश करने का जो पद्धति है ये है कि पहले आप बैकवॉश का वाल्व खोलो, उसके बाद में आप आउटलेट का वाल्व बंद करो, उसके बाद में आप बाईपास का वाल्व खोलो, उसके बाद में आप इनलेट का वाल्व खोलो, ताकि पंप के ऊपर सडनली प्रेशर नहीं आएगा, दबाव नहीं आएगा। तो ये पद्धति यहाँ पर हमने दिखाई है।
उसके बाद में दोस्तों हमने ऑगर के बारे में बात किया, पहले ही बात कर लिया मैंने कि ये पाक्षिक जो 15 दिनों में आपको जगह जगह पे जाके ऑगर होल से आपको चेक करना है। उसके बाद में आता है मासिक या मंथली मेंटेनेंस। मंथली का मतलब ऐसा है कि अगर आपके पास वाटर क्वालिटी ऑलरेडी टेस्टेड है और अगर आपको ये सुझाव दिया जाता है कि हर 1 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में या कोई जो अंतराल दिया है उसने, उसके हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करना है तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी पानी की क्वालिटी टेस्टेड नहीं है तो मैं ये सुझाव दूंगा कि इसमें जो बताए गए जो टेस्टिंग के मेथड्स है ये आपको हर महीने में फॉलो करने हैं। तो इसमें क्या क्या है, तो बेसिकली पानी में 2 चीजें आती है। जो पानी अगर हम बोलते हैं कि मेरा पानी इम्प्योर है, उसमें कुछ कंटेमिनेशन आ रहा है, तो क्या क्या कंटेमिनेशन आता है। एक तो आता है कि पानी में रहने वाले क्षार, दूसरा आता है कि पानी में जो भी फिजिकल इम्प्योरिटीज है जिसमें रेत है, मिट्टी है, ये आती है। तीसरा आता है कि बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज जिसको बोलते हैं, जिसमें आता है कि बैक्टीरिया या जीवाणु या तो फिर शैवाल, काई, ये 3 प्रकार की इम्प्योरिटीज पानी में आती है हमेशा। उसमें जो फिजिकल इम्प्योरिटीज रहती है ये तो हम फिल्टर के द्वारा साफ कर सकते हैं, फिल्टर में से निकल जाती है। कुछ हद तक ये जो बैक्टीरिया बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज है जिसमें शैवाल है, खाई है, ये जो है ये भी हम सैंड फिल्टर के द्वारा हम साफ कर सकते हैं या डिश फिल्टर का इस्तेमाल करके हम उसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन जो डिजॉल्व इम्प्योरिटी है, जो पानी के अंदर घुला हुआ जो क्षार है जो ऑलरेडी घुला हुआ है, वो कोई भी फिल्टर नहीं निकाल सकता। वो फिल्टर में से पास होके आगे आपके सिस्टम में जाके जमने का चांसेस रहता है, तो वहां पर हमको एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और ये अंदर जाके क्यों जमेगा, क्योंकि आपने सिस्टम चलाया, ड्रिपर में से पानी गया, आपने सिस्टम या वो सेक्शन बंद कर दिया, उसके बाद में आपको 1 दिन के बाद में या 2 दिन के बाद में उसको चलाना है। मतलब क्या हुआ कि 2 दिन सिस्टम आपकी बंद है, वो 2 दिन जब सिस्टम बंद है आपको और कड़े धूप में अगर वो ट्यूब एक्सपोज हो रही है, अंदर का तापमान बढ़ रहा है, अंदर पानी है, ड्रिपर के अंदर भी थोड़ा सा पानी बचता है, ट्यूब के अंदर भी पानी बचा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जब पानी का तापमान बढ़ता है तो पानी के अंदर जो क्षार है, घुले हुए क्षार है, वो धीरे धीरे छूटे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और ये छूटे पड़ते ये ड्रिपर के अंदर बैठेंगे या आपकी जो नली है या पाइपलाइन है उसके अंदर बैठेंगे, और ये बैठने के बाद इमीडिएटली जम नहीं जाते। ये इनको एक लेयर आ गया, फिर दूसरे दिन आपने चलाया सिस्टम, वापस दूसरा लेयर बैठ गया, फिर वापस चलाया सिस्टम, तीसरा लेयर, ऐसा धीरे धीरे एक लेयर बैठता है, जिसको हम बोलते हैं सीमेंटेशन होना। मतलब सीमेंट जैसी प्रक्रिया है, क्योंकि क्षार मतलब क्या है, कैल्शियम या जो मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये जो है ये सीमेंट में जो आपको इंग्रेडिएंट्स होते हैं यही है। और ये जब एक दूसरे के साथ में मिलते हैं और धीरे धीरे सॉलिडिफाई होते हैं, धीरे धीरे वो सॉलिड हो जाते हैं, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं। तो एक बार स्केलिंग अगर हो गया, एक बार सीमेंटेशन हो गया, तो उसको एसिड के द्वारा निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बार बार एसिड ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों हम हमेशा बोलते हैं कि ट्यूब को डेली फ्लश करो। मतलब जो 15 दिन की जो एक्टिविटीज है उसमें मेरा कहना यही है कि आपको सारी ट्यूबिंग्स, सारी लैटरल्स आपको फ्लश करनी है। लेकिन कैसे फ्लश करनी है, आपको डेली फ्लश करनी है। डेली मतलब कैसा कि रोज सारी, अगर आपके तो फील्ड में हजारों लैटरल्स होंगे तो इतनी सारे लैटरल खोल के साफ करना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली शायद संभव नहीं है। लेकिन आप डिसाइड कर लो कि आज मैं 10 लैटरल साफ करूंगा, फिर दूसरे दिन दूसरी 10, तीसरे दिन तीसरी 10, इस तरह से इस तरह का प्रोग्राम आप बनाइए कि हर 15वें दिन पे या 16वें दिन पे आप जो पहला वाला सेक्शन था उसी पे पहुंचोगे। यानी 15 दिन में आपको जितने भी लैटरल्स है उसको साफ करने का एक कार्यक्रम बना लेना पड़ेगा। और लैटरल कैसे ओपन करके फ्लश करनी है, एक एक लैटरल, सारे के सारे लैटरल एक बार फ्लश कर खोल दोगे तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और ज्यादा प्रेशर से सिस्टम फ्लश नहीं होगी। तो आपको एक एक लैटरल खोलनी है, एक एक लैटरल में से पानी निकल जाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से फ्लश हो। तो ये हो गया, ये एक्चुअली पाक्षिक में आने वाला चीज है। पाक्षिक में आप 15 दिन में ये लैटरल फ्लशिंग का भी काम आपको करना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर ये आपने नहीं किया फ्लशिंग, तो ये जो क्षार है अंदर जमे हुए, ये क्षार धीरे धीरे सीमेंटेशन में बदल जाएंगे, धीरे धीरे उनका सीमेंटेशन हो जाएगा, हार्ड होते जाएंगे, और फिर उसको निकालने के लिए आपको एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है बार बार एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जितना क्षार अंदर जमा है उसके हिसाब से। दूसरा होता है जीवाणु या शैवाल। शैवाल तो आप समझ सकते हैं कि शैवाल ऐसी चीज है, छोटा सा टुकड़ा भी अंदर आ गया पाइपलाइन के अंदर से, स्क्रीन के अंदर से, फिल्टर के अंदर से, तो पाइपलाइन के अंदर खुद को डेवलप करना शुरू कर सकता है। धीरे धीरे पाइपलाइन में पूरी तरह से वो इतना शैवाल हो जाता है कि
कि आपका 4 इंच का पाइप धीरे धीरे 2 इंच का बन जाता है या चोक होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए शैवाल आपको निकालना जरूरी है। दूसरी बात है बैक्टीरिया। अब आप कहेंगे कि भाई जीवाणु तो बहुत छोटे होते हैं, है ना, वायरस तो हमको दिखता ही नहीं है कोरोना जैसा, लेकिन बैक्टीरिया है वो छोटे मोटे शायद हमको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं, लेकिन इतने से छोटे से जीवाणु हैं, ये मेरे ड्रिप सिस्टम को किस तरह से चोक कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीवाणु मेरे ड्रिप सिस्टम को किस तरह से चोक कर सकते हैं। दोस्तों बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ये बैक्टीरिया खुद सिस्टम को चोक नहीं करते, ये अपने साथ में कुछ स्लाइमी ये चिकनाश छोड़ते जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप अगर घर में आपके प्लास्टिक की बाल्टी होंगी, उसमें पानी भर के रख दीजिए, 2 दिन पानी वैसे ही पड़ा रहने दीजिए। बहुत बार हम लोग पानी भर के रख देते हैं, और जब हम उसको पानी को निकालेंगे तीसरे चौथे दिन, तो धीरे से उसकी बाल्टी की जो साइड है वहां पर आप हाथ घुमा के देखिए, आपको चिकनाश लगेंगे। अगर आपके पानी में बैक्टीरिया हो गए तो बैक्टीरिया ने जो प्रेसिपिटेट किया है स्लाइम्स, ये स्लाइम्स की वजह से ये चिकनाश वहां पर आ गई है। ये चिकनाश क्या है? ये चिकनाश जब ये इसी तरह से जो चिकनाश है ड्रिपर के अंदर या इनलाइन के अंदर या पॉलिट्यूब के अंदर आ गई, तो धीरे धीरे ये क्या करती है, जब मिट्टी का कोई कण अंदर जा रहा है, ड्रिपर के अंदर से जा रहा है, छोटा सा कण है जो ड्रिपर में से सहजता से बाहर निकल सकता है, लेकिन ये चिकनाश उसको पकड़ती है। और अगर मान लो कि आपका प्रेशर डाउन है, आपने फिल्टर को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया, इसी वजह से फिल्टर चोक हो रहे, फिल्टर का प्रेशर या पंप का प्रेशर डाउन है, वोल्टेज कम है, किसी भी तरह से प्रेशर डाउन है आपका सिस्टम में, तो लो प्रेशर में ये जो रेती का कण है, मिट्टी का छोटा सा कण है जो ड्रिपर में से बाहर निकल सकता था, वो चिकनाश के साथ में अटक गया, चिपक गया। फिर ये एक जो कण है इसके साथ में दूसरा कण आ गया, ये भी वहां पर चिपक गया। ये धीरे 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 जिसको क्लम्पिंग बोलते हैं, तो एक क्लम्प तैयार हो जाता है, या ब्रिजिंग बोलते हैं इसको, कि धीरे धीरे ये जो मिट्टी के जो कण है इसका एक ब्रिज तैयार हो जाता है, या उसका एक वहां पर अवरोध तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ड्रिपर चोक होने के चांसेस है। तो शुरुआत किसकी वजह से हुई? बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया के अंदर कुछ स्लाइम है, कुछ चिकनाश छोड़ता है वो, ये चिकनाश ड्रिपर के अंदर, ड्रिपर का जो दीवार है, ये जो इसके अंदर की ये इस तरह की छोटी छोटी नालियां है, इसके अंदर बैठ गया। यहाँ से जब कुछ बारीक मिट्टी का कण जा रहा है आगे, तो ये यहाँ पर चिपक गया। ये एक ने दूसरे को रोका, दूसरे ने तीसरे को रोका, धीरे धीरे करके आपका ड्रिपर चोक किया उसने। तो इसकी वजह से भी बैक्टीरिया का जो कंटेमिनेशन है इसको निकालना जरूरी है हमको। मतलब क्या है कि बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन में क्या है, शैवाल आ गया और बैक्टीरिया जीवाणु आ गया, इसको निकालने के लिए हमको क्लोरीन ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है। और तीसरा प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि कभी कभी हमको गिलहरी आती है, स्क्विरल्स या खिसकली जिसको हम बोलते हैं, ये ट्यूब को काटती है, या चूहे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, चूहा की ट्यूब को काटता है। तो ये जो क्षति होती है आपके ट्यूबिंग की, चूहे की वजह से, गिलहरी की वजह से, इसके द्वारा भी जो होता है, तो इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों मासिक रखरखाव के बारे में हम थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे एसिड ट्रीटमेंट आपको समझाना पड़ेगा, क्लोरीन ट्रीटमेंट क्या है, क्लोरीन को प्रक्रिया किस तरह से किया जाता है, ये हमको समझाना पड़ेगा। चूहों का या गिलहरी का अगर प्रॉब्लम है तो किस तरह से आप इसको हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले फिर एक और आता है कि अर्धवार्षिक रखरखाव। मैंने पहले कहा था कि जो वीडियो में आपने देखा था कि आपको हर 5-6 महीने के बाद में सैंड फिल्टर में जाके सैंड फिल्टर की सैंड बाहर निकालो, रेत बाहर निकालो, उसको हाथ के ऊपर घिसो और देखो कि ये जो रेत है ये नुकीली है या नहीं है, ये गोल तो नहीं हो गई, क्योंकि बहुत बार आप बैकवॉश कर रहे हो या कंटिन्यूअसली उसके ऊपर से प्रेशराइज्ड पानी जा रहा है, तो हो सकता है कि ये जो नुकीले जो कोन है उसके, ये घिस के गोल हो जाते हैं, तो रेत धीरे धीरे गोल हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये रेत गोल हो गई है, तो ये अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि सैंड फिल्टर का काम ही है कि उसके जो नुकीले रेत के कण है ये एक दूसरे में फंसते हैं, और जब उसमें से पानी रिंचता है तब वो अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन कर सकता है। अगर ये गोल गोल है तो उसमें गैप है, उसमें से पानी बहुत अच्छी तरह से या सीधा सीधा अंदर जा सकता है, आपको फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं करेगा। तो आपको ये 5-6 महीने के बाद चेक कर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि 5-6 महीने के बाद में आपको सैंड जो है चेंज करनी चाहिए, आपको चेक कर लेना चाहिए कि सैंड चेंज करना जरूरी है या नहीं, और उसके हिसाब से अगर आपको लगता है तो सैंड चेंज कर दीजिए, नई सैंड उसमें आप डाल दीजिए। उसके बाद में पंप का मेंटेनेंस भी आपको 6 महीने के बाद में देखना है, उसकी बेयरिंग, उसका ग्लैंड्स, उसके जो भी लीकेजेस कहीं है या नहीं, ये सब देख के ये चेक करके आपको सुनिश्चित करना है कि पंप, क्योंकि पंप एक बेसिक पार्ट है सिस्टम का, जहां से आपके सिस्टम को प्रेशर मिल रहा है, जहां से आपके सिस्टम को पानी मिल रहा है, फ्लो मिल रहा है।
तो वो अच्छी तरह से काम करना, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये भी आप देख लीजिए 6 महीने के बाद में। तो दोस्तों अब हम पहले बात करेंगे कि जो छोटी छोटी सामान्य रख रखाव की जो पार्ट है उसके बारे में। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जब हम सिस्टम चलाते हैं तो सिस्टम डेली चलाओ। बहुत बार क्या होता है कि हमारी आदत होती है कि सिस्टम हम एक दिन के बजाय हम 2-4 दिन में, 8 दिन के बाद में इस तरह का शेड्यूल्स करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि फिर ड्रिप इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन में अंतर ही क्या है। मतलब 8 दिन का पानी आप एक दिन में दोगे और 8 दिन के बाद में पानी दोगे तो वो ठीक नहीं है। हमें खाना रोज खाना पड़ता है, इसी तरह से पौधों को भी पानी रोज लगता है, और जितनी मात्रा में लगता है उतनी मात्रा में आपको उसको रोज देना चाहिए पानी। तो ये जो प्रत्येक आपका जो क्षेत्र है उसको डेली पानी मिलना चाहिए। इवन बारिश के दिनों में भी पानी चलाओ। क्यों? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बारिश चल रही है तो पानी की क्या जरूरत है। दोस्तों जब बारिश होती है तो क्या होता है कि मैंने आपसे कहा था कि ड्रिप सिस्टम जो है आपके जो सिस्टम के अंदर जो क्षार है, मिट्टी के अंदर जो क्षार है उसको बाहर ढकेलता है, और एक क्षार का क्षेत्र, प्रक्षेत्र तैयार हो जाता है जो आपके रूट जोन से बाहर है। बराबर है। जब पहली बारिश हो जाती है तो ये जो क्षार जो आपके ड्रिपर में बाहर निकाले वो घुल के वापस पौधों के अंदर या उसके जड़ क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। तो वापस उनको अगर वहां से बाहर निकालना है तो उसको आपको सिस्टम को थोड़ी देर चलाना चाहिए, ज्यादा मत चलाओ। ऑलरेडी सॉइल आपकी सैचुरेट होती है बरसात के दिनों में, तो पानी जल्दी से नीचे साइड में फैल जाता है और वापस वो क्षार को बाहर निकाल देता है। तो बरसात के दिनों में भी आपको थोड़ा बहुत सिस्टम को चला लेना चाहिए क्षार से बचाने के लिए। अगर आपके पानी में क्षार ज्यादा है तो आपको बरसात के दिनों में जरूर चलाना चाहिए। अगर आपके पानी में क्षार बहुत कम है, आपका पीएच नॉर्मल है, न्यूट्रल है, तो आपको शायद ये करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में एक रिकमेंडेशन हमेशा आपको पता ही होगा और आपको दी जाती होंगी कि आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स या लिक्विड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइजर्स या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये फॉस्फोरिक एसिड बेस्ड होते हैं, मतलब उसमें साथ में एसिड आता ही है। तो एक तरह से जब आप फर्टिलाइजर्स देते हो, खाद जब देते हो, ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स आप देते हो, तो एक तरह से आप उसमें एसिड ट्रीटमेंट जैसे कर रहे हो उसी तरह का ये फंक्शन उसमें उसके साथ में आ जाता है। उसके बाद में चूहों और गिलहरियों का बहुत बड़ा तकलीफ हमारे फील्ड में होता है। तो चूहा क्यों काटता है? आपकी ट्यूबिंग को चूहा क्यों काटता है? तो दो चीजें। तो चूहा का कैसा है कि उसके तो दांत बढ़ते रहते हैं, तो उसको तो कुछ ना कुछ काटने के लिए चाहिए, और उसको ट्यूब एक सॉफ्ट मटेरियल मिल जाता है जो इजीली वो काटते रहता है। तो इसी वजह से अगर चूहा अगर काट रहा है तो वो पूरा तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब इस तरह से काटता है कि उसको आप काट के कोई जॉइनर वगैरह या कुछ फिटिंग भी कर नहीं सकते, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो चूहे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके सिस्टम में होता है। अगर चूहे का प्रॉब्लम आपके यहाँ पर है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आपको सिस्टम हमेशा डेली चलानी चाहिए। सिस्टम के बाजू में पानी का एक वेट एरिया जो बोलते हैं उसको, ऐसा होना चाहिए, एक वेटेड स्ट्रिप होनी चाहिए। क्योंकि चूहा पानी में जाने से डरता है, पानी के पास जाने से डरता है। तो अगर पानी का पट्टा एक तैयार है आपके ड्रिप सिस्टम के आजू बाजू में, ड्रिप लाइन के आजू बाजू में, तो शायद चूहा वहां पर नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि आपका बगीचा है, बागान है, तो उसमें अगर ड्रिपर कुछ अंतराल के बाद में तो इतना वेटेड स्ट्रिप नहीं तैयार हो सकता है। तो हो सकता है कि आप पॉसिबिलिटी है कि आप ड्रिप लाइन के जो ड्रिपर है वहीं पर आप ऊपर ड्रिप लाइन को ले लीजिए अगर आपके ऑनलाइन ड्रिपर है तो, और बाकी जमीन के अंदर उसको गाड़ दीजिए ताकि वो सब सरफेस रहेंगे, चूहों से बच सकते हैं। दूसरा, अगर चूहों का प्रॉब्लम है तो चूहों का प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा तरीका है रैट कैंपेनिंग करना। क्योंकि चूहे को आप आपके खेत में मारोगे तो वो दूसरे दिन दूसरे खेत से आ जाएंगे आपके खेत में। चूहों की पॉपुलेशन बहुत वेग से बढ़ती है, यानी एक चूहे की अगर जोड़ी है तो एक साल में उसके 800 तैयार हो जाते हैं, पेयर से 800 बच्चे तैयार हो जाते हैं, इतना बड़ा उसका वेग है। तो इसको एक दो जगह पे या आपके खेत में चूहे मारने से कुछ नहीं होगा, सारे खेतों में आजू बाजू के जो है वहां के चूहे को आपको मारना पड़ेगा। और किस तरह से मार सकते हैं आप लोग? उसके लिए रैट कैंपेन कर सकते हो। और रैट कैंपेन किस तरह से करना है हमें? तो रैट कैंपेन के लिए एक्चुअली पहले दिन आप जाइए, सारे के सारे जो फार्मर्स है, सारे के सारे काश्तकार है, सब मिलके जाइए, अपने अपने खेत में कहां पर होल्स है, बिल है, ये देख लीजिए और उनको ढक दीजिए। हो सकता है वो चूहे का हो या हो सकता है वो चूहे का ना भी हो, तो उनको मिट्टी से ढक दीजिए। दूसरे दिन वहीं पर जाके देख लीजिए कि कितने होल्स जो है, कितने जो बिल है ये खुले हुए हैं। जब खुले इसका मतलब वहां पर चूहा शायद गया है।
उसके बाद में सब लोग मिलके जो रैट किलिंग जो मटेरियल मिलता है, रैट केक्स मिलते हैं, ये लेके उसकी भजिया या कुछ भी बना के आप उसको खुद ना खाइए, बच्चों को उसके साथ उससे दूर रखिए, और ये जो होल्स है, ये जो बिल है इसके पास में रख दीजिए। सारे के सारे काश्तकारों ने एक साथ करना चाहिए, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन सारे के सारे चूहे एक साथ मर जाते, तो उनकी पॉपुलेशन डाउन हो जाती, क्योंकि चूहा सिर्फ आपकी ट्यूबिंग को खराब नहीं कर रहा है, ये तो आपका जो उत्पादन है, जो अन्नधान्य है, इसको भी खराब कर रहा है। तो उसके लिए उसको उसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिर खेतों में जो सांप होते हैं उसको ना मारिए, ये हमारे दोस्त है, ये चूहे की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, तो उनको ना मारिए, जितना हो सके उनसे बचिए और उनको ना मारिए। दूसरा प्रॉब्लम होता है गिलहरी का। तो चूहा तो उसके दांत बढ़ते इसलिए काटता है, गिलहरी पानी पीने के लिए काटती है बहुत बार। तो गिलहरी के लिए आप हो सके तो बड़े कटोरे में कहीं पर पानी रख दीजिए, तो वहीं पर पानी पियेंगे, तो शायद आपकी ट्यूबिंग की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, बड़े जो पेड़ होते हैं खेत में, उसके पास वाली जो ट्यूबिंग होती है उसी को गिलहरी काटती है, क्योंकि गिलहरी ज्यादा लंबा नहीं जाती, वो वहीं पर पेड़ के आजू बाजू वाली जो ट्यूबिंग है उसको काटती है, वापस आ जाती है। उसको पानी चाहिए होता है, उसको लगता है यहाँ से पानी मिलता है, वहां पर काटती है। तो अगर ऐसी स्थिति है, कोई बड़े पेड़ है आपके खेत में, तो उसके आजू बाजू में उसको पेड़ का जो तना है, उसका बुंदा जो है, उस पर आप जीआई का एक गैल्वेनाइज्ड आयरन का एक शीट जो पतरा होता है उसको लगा दीजिए, बांध दीजिए। ये जो हमने ऊपर जो फोटोग्राफ में यहाँ पर दिखाया है इस तरह से। तो ये करने से क्या होगा कि जो गिलहरी है, ये स्क्विरल, ये अगर नीचे उतर गई है तो उसको ऊपर चढ़ना पॉसिबल नहीं है, ये पतरे के ऊपर से उसके पैर फिसलते हैं। अगर ऊपर है तो उसको नीचे आना शायद पॉसिबल नहीं होता, तो वो पेड़ छोड़ के चले जाती है। तो इस तरह से आप उसका गिलहरी का जो सामना कर सकते हैं, या तो कटोरे रख दीजिए, थोड़ा सा पानी उनके लिए दे दीजिए, जीव दया होगी। अगर नहीं कर हो सकता है या पॉसिबल नहीं है, तो एक बुंदे के आजू बाजू में तने के ऊपर आप जीआई की शीट लगा दीजिए, तो उससे भी आप ये गिलहरी के से बच सकते हैं। उसके बाद में जब लैटरल आप कलेक्ट करके रखते हैं दोस्तों, तो इस तरह के जो फोटोग्राफ में दिखाया इस तरह से ना रखिए, जैसे पेड़ के पास में पूरा पूरा का पूरा एक साथ रख दिया, तो ये तो आपने गिलहरी या चूहों के लिए तो पूरा सामने रख दिया कि भाई आओ और खाओ, तो ऐसा मत रखिए। उसको अलग अलग जगह पे दूर करके रखिए, जो आपका बांध होता है खेत का उस पर रखिए, ताकि वहां पर खुले में चूहा या गिलहरी इतना इजीली नहीं जा सकेंगे वहां पर। तो दोस्तों ये यहाँ पर फोटोग्राफ में दिखाया है कि लैटरल किस तरह से आपको रखनी नहीं चाहिए, और लैटरल किस तरह से आप रख सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप ऊपर कोई बांबू या कुछ लगा के उसके ऊपर टांग सकते हो, जहां पर गिलहरी या चूहा नहीं जाएगा सीधा सीधा, ऐसी जगह पे अगर आपने लगाया तो बहुत अच्छी चीज है। अब दोस्तों बात करते हैं केमिकेशन। केमिकेशन क्या है, जैसे हमने बात की थी कि एसिड ट्रीटमेंट, क्लोरीन ट्रीटमेंट, ये क्या है, ये केमिकल्स है। ये केमिकल्स को सिस्टम के अंदर डालना, इसको हम लोग बोलते हैं केमिकेशन करना। तो केमिकेशन क्या होता है, केमिकेशन किस तरह से किया जाना चाहिए। तो केमिकेशन मतलब क्या है कि आपके सिस्टम में कुछ एसिड डालना, या आपके सिस्टम में कुछ क्लोरीन डालना, या आपके सिस्टम में ऐसा केमिकल डालना जिसकी वजह से आपके सिस्टम का बचाव हो सके, क्षार ना जम सके या काई ना जम सके। ये तो इसके लिए आपको वेंचुरी या फर्टिलाइजर टैंक या जो फर्टिगेशन पंप होता है इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि उसके अंदर जैसे खाद आप डालते हो सिस्टम में, उसी तरह से आप एसिड या क्लोरीन अंदर डालोगे, तो इसको कहते हैं हम केमिकेशन। तो केमिकेशन की ट्रीटमेंट क्या होती है उसको समझने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वाटर क्वालिटी जानना जरूरी है, कि आपके खेत का आपका पानी जो है स्रोत किस तरह का है। तो यहाँ पर ये टेबल है, इसमें कुछ वैल्यूज दी है, जैसे कुछ लो है, हमको चल सकते हैं, मॉडरेट मतलब चला सकते हैं, और सीवियर है मतलब हमको सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसा पानी में ये क्वालिटी है तो मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब पानी से इलेक्ट्रिकल करंट कितना जोर से बह सकता है, जितने क्षार ज्यादा उतना करंट ज्यादा बह सकता है, तो मतलब उसकी क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है। तो आपकी कंडक्टिविटी लगभग 0.8 के आसपास होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि पानी में क्षार कम है। फिर दूसरे बहुत सारे सॉल्ट्स पानी में आते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण सॉल्ट्स है हमारे लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के क्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में यहाँ पर हमने ज्यादा लिखा है। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कार्बोनेट्स है, कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है या सोडियम कार्बोनेट हो सकता है। फिर बाइकार्बोनेट्स है, ये कैल्शियम या सोडियम का बाइकार्बोनेट्स हो सकता है।
तो इनकी वैल्यू लगभग 200 ppm मतलब 200 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम होनी चाहिए, तब हमारी सिस्टम में कोई उसका प्रॉब्लम ज्यादा नहीं हो सकता। उससे ऊपर गई तो हमको सोचना पड़ेगा कि मैं एसिड ट्रीटमेंट कितनी बार करूं, किस तरह से करूं। बहुत ही सीवियर है तो हो सकता है कि मुझे कंटिन्यूअस एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यूजुअली एसिड ट्रीटमेंट की बात हम करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट या कंटिन्यूअस एसिड ट्रीटमेंट इस दो प्रकार की होती है। जब कंटिन्यूअस एसिड ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि आपका पानी का पीएच ऑलरेडी 8.5 9 या उसके भी ऊपर है और आपका ये पीएच कम अगर नहीं किया आपने तो हो सकता है आपकी सिस्टम जल्दी से जल्दी चोक होने के चांसेस है। और जब आप इंटरमीडिएट या कुछ 2 महीने या 3 महीने के बाद में एसिड ट्रीटमेंट करोगे तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ ड्रिपर के अंदर जो क्षार जमे हुए हैं उसको निकालने के लिए आप कर रहे हो, लेकिन क्षार जमे ही नहीं। अगर ऐसा चाहते हैं तो आप कंटिन्यूअस एसिड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर क्षार बहुत ज्यादा है तो पीएच अगर आपका 8.5 9 है तो इसको पीएच करेक्शन बोलते हैं कि पीएच को आप इस तरह से एसिड डालो सिस्टम के अंदर कि ये पीएच आपका 6.5 या 7 के पास आ जाए, ताकि जब पानी आपका अगर एसिडिक है तो उसके अंदर से क्षार कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, क्षार उसमें प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो वो घुला हुआ क्षार जो है वो घुले हुए फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, आपका सिस्टम को चोक नहीं करेगा। तो ये हो गया कंटिन्यूअस एसिड ट्रीटमेंट। अगर सीवियर कंडीशन है आपके इसमें सॉल्ट्स की तो आप कंटिन्यूअस एसिड ट्रीटमेंट, बहुत ज्यादा एसिड नहीं लगेगा उसमें, उसके बारे में हम बात करेंगे, कम लगेगा, लेकिन आप कंटिन्यूअसली उसको दे सकते हो। या तो फिर इंटरमीडिएट मतलब हर 2 महीने के बाद में या 2 महीने के बाद में जैसे आपके पानी की क्वालिटी है उसके हिसाब से आप उसको चूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो चार्ट है, अभी सारा का सारा टेबल मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें इसमें दी गई है, ये आप जरूर देखिए। कि जैसे आयरन है, आयरन बहुत सीवियर प्रॉब्लम है कुछ जगह पे, जैसे कच्छ जैसा एरिया है या आंध्र प्रदेश में कुछ एरियाज है जिसमें आयरन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से सिस्टम चलना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आयरन इमीडिएटली प्रेसिपिटेट हो जाता है, ड्रिपर के अंदर बैठ जाता है, ड्रिपर को चोक कर देता है। तो 0.2, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर अगर ये सबसे आखिरी में दिया है कि आयरन का अगर 0.2 इतना कम मात्रा में भी अगर आयरन है तो ये सिस्टम को चोक कर सकते हैं, मतलब 0.2 के ऊपर अगर गया तो भी ये सिस्टम को चोक करने की पॉसिबिलिटी है। तो आपको ये अगर आयरन है आपके पानी में तो सजग रहना चाहिए, उसको कुछ अलग ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये सॉल्ट पहचानेंगे कैसे आप? मेरे सिस्टम में कुछ क्षार आ रहे हैं, ठीक है, मैंने वाटर क्वालिटी का एक रिपोर्ट लिया, मुझे पता चला कि मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ क्षार है, लेकिन मैं कैसे जानूंगा कि ये क्षार कौन से है? या मेरे पास अगर नहीं है रिपोर्ट कुछ भी, तो भी मैं कैसे जानूंगा कि मेरे पानी में कौन से लगभग क्षार हो सकते हैं या मैंने क्या करना चाहिए? तो दोस्तों अगर व्हाइट कलर का अगर आपको स्केलिंग दिख रहा है सफेद कलर का और ऐसा स्केल उसका निकल रहा है सफेद कलर का, तो इसका मतलब ये कैल्शियम का या मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हो सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर एसिड ट्रीटमेंट करना जरूरी है। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट भी है तो भी एक ग्रिटी मतलब एक ऐसा है कि सॉलिड क्रिस्टल जैसे होता है, उस तरह के क्षार आपको दिखाई देंगे, ये कार्बोनेट के क्षार होते हैं, कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट होता है। उसके बाद में आयरन का अगर क्षार है तो ड्रिपर आप जब भी देखोगे या नली के अंदर देखोगे तो आपको ब्राउनिश कलर या रेडिश कलर का क्षार दिखाई देंगे। तो ब्राउन कलर है या रेड कलर है, रेड कलर बहुत बार मिट्टी की वजह से भी आता है, लाल मिट्टी होती है तो लाल मिट्टी की वजह से भी लाल रंग आता है। तो आपको ये देखना चाहिए कि मिट्टी की वजह से मेरी मिट्टी का कलर है ये, या पानी के अंदर के जो आयरन है ये प्रेसिपिटेट होता है। तो रेडिश कलर अगर है तो आपका सिस्टम में आयरन है और आपको आयरन के हिसाब से एसिड ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन आयरन के बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात करूंगा। अगर आपके सिस्टम में लोह मतलब आयरन है तो आयरन यूजुअली ये जो होता है ना डिसॉल्व होता है, जिसको फेरस फॉर्म में रहता है, और जैसे ये पानी हवा के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीडेशन जैसे होता है इसका, तो ये फेरस से फेरिक हो जाता है, मतलब सॉलिड हो जाता है और फिर ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये जब तक अदरवाइज लिक्विड है, डिसॉल्व है, फेरस फॉर्म में है, तब तक ये फेरस ही है, ये लिक्विड फॉर्म में ये डिसॉल्व है, ये नहीं बैठेगा। लेकिन जैसे हवा के साथ में कांटेक्ट आता है या इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन क्यों होगा? अगर पानी के अंदर कुछ हवा आ रही है आपकी, बराबर, और वो थोड़ी बहुत आती है, या तो फिर अगर आप क्लोरीन दे रहे हैं या क्लोरीनेटेड फॉर्म का कुछ दे रहे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से भी आपका जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन होने के चांसेस है और प्रेसिपिटेट होने के चांसेस है। तो दोस्तों अगर आयरन का प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पे है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे आप बोरवेल से या कहीं से भी पानी बाहर निकालते हो तो उसको एक बड़ी सी टंकी में, कोई टैंक आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी या किस तरह से, वहां पर उसको एरिएट करते हैं, मतलब हम पहले ही उसको हवा के कांटेक्ट में लाते हैं। एरिएशन किस तरह से किया जाता है? या तो उसको स्टेप एरिएशन बोलते हैं, मतलब एक पगतिया जैसी होती है जहां पर आप पानी डालो तो धीरे धीरे जैसे उसे उंडेल के नीचे आ रहा है, तो जैसे ही पानी उंडेलता है
तो पानी में हवा मिक्स हो जाती है और उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन मिक्स हो गया तो ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। पानी हवा के अंदर जो ऑक्सीजन है वो आने के बाद वो ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो प्रेसिपिटेट होता है। या तो फिर आप कुछ स्प्रे नोजल्स या स्प्रिंकलर जैसा कुछ बिठाओ, उसमें से पानी अंदर फेंको, तो जैसे ही स्प्रिंकलर में से पानी हवा में उड़ता है तो जो हवा का जो ऑक्सीजन है हवा में वो डिजोल्व हो जाता है पानी में और वो उसका ऑक्सीडेशन होता है। अदरवाइज क्लोरीन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्लीचिंग हम बोलते हैं, क्लोरीन को हम बोलते हैं ब्लीचिंग। आपने सुना होगा ब्लीच करते हैं, ब्लीच करना मतलब क्या, कपड़ों के ऊपर अगर ब्लीचिंग का दाग आ गया तो कपड़े का जो कलर है वहां पर धब्बा पड़ जाता है, कलर निकाल देता है तो वो ब्लीच हो जाता है। तो ब्लीचिंग एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप ब्लीचिंग डालते हो, ब्लीचिंग पाउडर थोड़ी बहुत, तो ऑक्सीडेशन इमीडिएटली शुरू हो जाता है और इमीडिएटली फिर प्रेसिपिटेट आपका टंकी में हो जाता है। तो टंकी में क्या हो गया, टंकी में आपने पानी जमा कर दिया, उसका एरिएशन किया या ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन होने के बाद में जो उसका जो फेरस है, फेरस ऑक्साइड जो लिक्विड फॉर्म में था वो फेरिक बन गया और वो नीचे धीरे टैंक में सेटल हो गया। फिर ऊपर का जो साफ पानी है जो आयरन मुक्त है, आयरन उसका ऑलरेडी प्रेसिपिटेट हो गया, ये पानी आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो अगर आयरन का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है तो। पर लेकिन इसमें डबल पंपिंग हो जाती है, ये एक बड़ी दिक्कत है, लेकिन इसके लिए आज ज्यादा बड़ा कोई हमारे पास उपाय नहीं है। कुछ आयरन रिमूवल फिल्टर्स है लेकिन काफी बड़े फिल्टर्स होते हैं और कम समय में उसमें फिल्ट्रेशन करना, आयरन रिमूव करना दिक्कत होता है। उसके लिए कुछ अलग मिनरल्स भी मिलते हैं जैसे ब्रीम है या मैंगनीज ऑक्साइड होता है, इस तरह का भी आप कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में पानी में मैंगनीज भी हो सकता है, और मैंगनीज किस तरह से पहचानेंगे, तो मैंगनीज अगर है पानी में तो काले रंग का प्रेसिपिटेट आ जाता है, ब्लैकिश कलर। तो ये आयरन जैसा ही होता है मैंगनीज भी, ये भी प्रेसिपिटेट होता है, जैसे इसमें ऑक्सीडेशन होता है तो ये भी प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर पानी में मैंगनीज है और तो आपको काले रंग से उसको प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, काले रंग का अगर आपको क्षार अंदर है तो इसका मतलब मैंगनीज हो सकता है। इसको ये भी ऐसे ट्रीटमेंट ही करना है आपको यहाँ पर भी। ये सिर्फ क्या क्या क्षार हो सकते हैं, और अगर आयरन के साथ में मैंगनीज है मिक्स, कभी कभी होता है ये भी, तो आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आयरन बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है, लेकिन मैंगनीज का रिएक्शन टाइम थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आयरन बढ़ना शुरू हो गया लेकिन मैंगनीज में आपने ऑक्सीडेशन या हवा मिला दी लेकिन वो बैठा नहीं है, तब तक आपने उसको उठा के ड्रिप सिस्टम में लेके गए और वो वहां जाके बैठा, वहां जाके उसका प्रेसिपिटेशन हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैंगनीज भी साथ में है, मतलब रेडिश ब्राउन या ब्लैकिश कलर अगर आ रहा है आपका ब्लैकिश कलर, तो मैंगनीज भी शायद साथ में होने के चांसेस है। और एक प्रॉब्लम पानी के साथ में होता है, बहुत बार हम डैम का पानी लेते हैं या कुएं का पानी होता है जिसमें शैवाल आता है या काई बहुत बड़ी प्रमाण में आती है। और ये काई जो होती है ये जैसे हमने बात किया कि ड्रिपर के अंदर चोक हो जाती है, ड्रिपर के जिगजैग जो फ्लो पाथ है उसके अंदर जाकर बैठ जाती है, आगे नहीं जा सकती ना पीछे नहीं आ सकती है, तो ड्रिपर का फ्लो रेट को बंद कर देती है या अंदर खुद को डेवलप कर लेती है और पूरा बंद कर देती है, ड्रिपर को चोक कर देती है, पाइपलाइन को भी चोक कर देती है। तो ये काई अगर है तो आपको क्लोरीन ट्रीटमेंट करना चाहिए जैसे हमने बात की है। लेकिन काई अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है और आपको इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए कि वे कुछ ना कुछ करके मुझे ये काई को हटाना है, तो आप कॉपर सल्फेट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कॉपर सल्फेट जब आप इस्तेमाल करोगे तो ध्यान रखना ये विषैला होता है, ये टॉक्सिक होता है, इसको बहुत ही सावधानता पूर्वक करना पड़ेगा। तो कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है कि आपका जैसे एक तालाब है या कुछ टैंक है या फार्म पॉन्ड है जिसके अंदर शैवाल आ रहा है, शैवाल का प्रॉब्लम है, तो आप ये जज कीजिए कि मेरा कितना एरिया का पॉन्ड है। जैसे मेरा पॉन्ड है एक 20 मीटर बाय 20 मीटर या 50 मीटर बाय 50 मीटर का, तो आपने एरिया देख लिया। यूजुअली जो काई होती है, शैवाल होता है, ये ऊपर के 2 या 3 फीट में ही होता है, ये नीचे नहीं जाता। जहां तक सूरज की रोशनी इजीली पहुंचती है वहां पर ये शैवाल तैयार हो जाता है, बहुत नीचे तक नहीं होता। तो ऊपर का एक 2 या 3 फीट का लेयर आप देख लीजिए और थोड़ा सा गणित करना पड़ेगा आपको कि कितना वॉल्यूम आ रहा है आपका, ये मतलब ये कितना लीटर का पानी ऊपर के 2 फीट में जमा हो रहा है मेरे टैंक में, इसका गणित कर लीजिए। और फिर लगभग 1 मिलीग्राम पर लीटर या 2 मिलीग्राम पर लीटर मैक्सिमम के हिसाब से आप कॉपर सल्फेट लीजिए, जितना भी वॉल्यूम है उसके हिसाब से। मतलब इतना लीटर का पानी है तो मुझे कितना मिलीग्राम या ग्राम का कॉपर सल्फेट लगेगा, इसका हिसाब कर लीजिए। ये कॉपर सल्फेट आप कोई गनी बैग होती है या कपड़े की थैली होती है उसमें डाल दीजिए, उसको एक डोरी बांध दीजिए। इसको कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर नहीं डालना है हमको, पानी के अंदर जो भी है उसको मारना शुरू कर देगा। वो पानी किसी ने गलती से पिया तो उसको भी तकलीफ होगी। तो इसीलिए कॉपर सल्फेट की जो बैग है, बैग में आपने भरा, कपड़े की थैली में भरा, उसको डोरी बांध दो
और उसको सिर्फ खींचो ऊपर से, जैसे हम खींचते हैं ऊपर से सिर्फ खींचो, ताकि जो कॉपर सल्फेट का जो पानी है थोड़ा सा डिजोल्व होकर ऊपर ऊपर में रहेगा और तुरंत शैवाल को वो मार देगा। ये बहुत ही इमीडिएट इफेक्ट करने के लिए है, लेकिन ये टॉक्सिक है, विषैला है, इसको सावधानतापूर्वक करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे रूटीन में शैवाल आने नहीं चाहिए, डेवलप नहीं होने चाहिए, तो आप क्लोरीन ट्रीटमेंट रूटीन भी कर सकते हो। उसमें क्लोरीन के द्वारा भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा शैवाल है तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरीन डाल दिया, जिसको हम सुपर क्लोरिनेशन बोलते हैं, उससे भी आप निकाल सकते हो। या तो फिर आप कंटिन्यूअस क्लोरीन ट्रीटमेंट भी कर सकते हो कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़ा सा क्लोरीन अंदर जाने दीजिए, तो उससे भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया काई या अलगी के लिए किस तरह से हम क्लोरीन ट्रीटमेंट कर सकते हो। दोस्तों शायद ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपको टेक्निकल लगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये साइंस है क्या। हो सकता है मैंने प्रयत्न किया है कि आपको ये थोड़ा सा सरल भाषा में आप तक पहुंचा सकूं। फिर सल्फर या सल्फाइड का भी या आयरन का भी बैक्टीरियल प्रेसिपिटेशन, मतलब आयरन जो होता है लोह, ये सिर्फ केमिकल या जमीन के अंदर से आने वाला मिनरल नहीं है। ये कुछ बैक्टीरिया जैसे होते हैं कि वो आयरन छोड़ते हैं, लोह को छोड़ते हैं या उसका प्रेसिपिटेट करते हैं। तो अगर आपको ये समझ लेना जरूरी है कि आयरन का प्रॉब्लम है तो वो बैक्टीरिया की वजह से है या जमीन के अंदर से मिनरल्स जो आ रहे हैं उसके साथ में आयरन आ रहा है। अगर बैक्टीरिया की वजह से है तो आपको क्लोरीन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर जमीन के अंदर से आयरन आ रहा है तो इसका मतलब आपको एसिड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये समझ लेना जरूरी है कि आयरन का स्रोत क्या है, वो बैक्टीरिया है या है। तो ये पानी की वाटर क्वालिटी आप जब टेस्ट करोगे या बायोलॉजिकल टेस्टिंग आप करोगे तो आपको शायद ये पता चल सकता है। फिर सल्फर या सल्फाइड्स का प्रेसिपिटेट आपको झाग जैसा दिखेगा, जो साबुन की झाग आती है ना, वैसा पानी में से ड्रिपर के पास में झाग जैसे दिखेगा सफेद सफेद, तो हो सकता है वो सल्फाइड का प्रॉब्लम है। लेकिन ये भी आपको एसिड क्लोरीन ट्रीटमेंट से, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो बैक्टीरियल ट्रीटमेंट के लिए आप डेफिनेटली क्लोरीन इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल शायद आपको लगा होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग। घबराइए नहीं, एसिड ट्रीटमेंट बहुत इजी है। मैं थोड़ा सा कठिनाई से आपको समझा रहा हूँ ताकि ऐसा नहीं लगे कि टेक्निक्स आपको बताई नहीं गई है। मैं पूरी टेक्निक आपको बता देना चाहता हूँ और उसके बाद में इजी तरीके से एसिड या क्लोरीन ट्रीटमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों एसिड ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो किस तरह से करनी चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो लोग अभी तक भी जुड़े हुए नहीं है तो कृपया उनको आप मैसेज कीजिए, शेयर कीजिए, उनसे कहिए कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि एसिड ट्रीटमेंट और क्लोरीन ट्रीटमेंट सिस्टम में किस तरह से की जानी चाहिए ये समझना आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाइए। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसिड ट्रीटमेंट की। एसिड ट्रीटमेंट, थोड़ा पानी पी लो। तो दोस्तों एसिड ट्रीटमेंट के लिए हम लोग जनरली 4 प्रकार के एसिड इस्तेमाल करते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है सल्फ्यूरिक, तीसरा है फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा भी कुछ एसिड्स है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ माइल्ड एसिड्स है, कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए सुटेबल एस्कॉर्बिक या एसिटिक एसिड है। इस तरह के एसिड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये अलग अलग एसिड्स है जो अलग अलग कंडीशंस में यूज होते हैं, लेकिन जो जनरली हमारे रेगुलर एसिड ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। इन चारों में से कोई भी एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हो। चारों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो सकता है, सीवियरिटी अलग अलग हो सकती है। यूजुअल कंडीशन में अगर आप रेगुलर एसिड ट्रीटमेंट करते हो तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये इजीली मिल जाता है, सस्ता होता है, बहुत महंगा नहीं होता है, तो आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बहुत ही सीरियस कंडीशन हो गई है, सीवियर कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉस्फोरिक एसिड तो लगभग जो जैसे मैंने कहा कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स के साथ में फॉस्फोरिक या नाइट्रिक फॉस्फोरिक एसिड होता ही है, तो ये भी दे सकते हैं। या नाइट्रिक एसिड भी एक तरह से आपको फर्टिलाइजर जैसे ही काम करता है, फॉस्फोरिक एसिड भी फर्टिलाइजर जैसे ही काम करता है, तो ये आपके फर्टिलाइजर जैसा भी काम करेगा। ऐसी कंडीशन में आप फॉस्फोरिक या नाइट्रिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये आता है कि एसिड ट्रीटमेंट मुझे करना है, लेकिन मैं कितना एसिड लूं, एसिड की क्वांटिटी मैंने कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताऊं कि एसिड की क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका
ये हमें आपका पानी का पीएच कितना है, आपके पानी में ऑलरेडी कितने क्षार है, ये देख के, तो हर एक के पानी में क्षार अलग अलग हो सकते हैं। तो कभी कभार हमको ये फोन आते हैं कि साहब मेरा 2 एकड़ में एसिड ट्रीटमेंट करना है, तो कितना एसिड लूं, तो हम ये बोल नहीं सकते कि आपको कितना एसिड लगेगा, क्योंकि आपके पानी का पीएच कितना है ये हमें पता नहीं। पानी का पीएच भी एक जैसा हो सकता है कि आपका पानी का पीएच 8 है, बाजू वाले के भी पानी का पीएच 8 है, फिर भी हो सकता है कि एसिड की मात्रा उसको अगर मुझे 4 पीएच तक लाना है तो हो सकता है वो अलग अलग लगे। तो बेटर है आप फील्ड पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए कि आपको एसिड की क्वांटिटी कितने लगने वाले। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल है, कुछ नहीं, एक बाल्टी लीजिए, एक बाल्टी में 10 लीटर का पानी भर लीजिए। 10 लीटर का पानी, कोई भी आपके पास दूध का माप होता है या कोई भी बॉटल होती है 1 लीटर की, उसके 10 बॉटल्स आप डाल दीजिए। तो 10 लीटर का पानी लगभग आपने ले लिया, उसमें धीरे 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 बूंद बूंद से आपको एसिड डालना है। एसिड जो भी आप लेने वाले, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, वो लेना है। हाथ में ग्लोव्स पहन लेना है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड आपके ऊपर नहीं छिड़कना चाहिए। और ये इस तरह का जो इंजेक्शन है सिंपल, ये इंजेक्शन से आप इसमें 1-2 ml 3 ml इस तरह के मेजरमेंट दिए, तो धीरे धीरे 1-1 ml थोड़ा सा एसिड उठाना और बाल्टी में डालना, थोड़ा सा उठाना, बाल्टी में डालना, घुमाना। और ये जो पीएच पेपर होता है, ये पीएच पेपर आपके पास होना जरूरी है, इसमें पीएच दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा टुकड़ा इसका फाड़ लेना और ये इससे आप एसिड चेक करना। मैं ये थोड़ा सा वीडियो आपको चला देता हूं तो आपके सामने ये दिखेगा। ये एसिड, इस तरह के एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये पीएच पेपर है, यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हो। ये 10 लीटर पानी आपने एक बाल्टी में लिया, ये 1 लीटर का माप है, ये दूध का माप है, ये 10 ले लिए, हाथ में प्रॉपरली ग्लोव्स पहन लिए और उसमें थोड़ा सा एसिड डाला आपने, पीएच उसका चेक करना है। तो एसिड एक मग्गे में ले लिया और जो ड्रिपर इंजेक्शन का ये जो सिरिंज है, ये सिरिंज का नीडल निकाल दो आप, और सिर्फ ये पार्ट लेके सिर्फ उठा के आप उसको थोड़ा थोड़ा डालना है आपको, और पीएच चेक करना है। तो मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि मेरे जो पानी का स्रोत है उसमें 10 लीटर पानी के लिए 4 पीएच, एसिड ट्रीटमेंट करते वक्त आपका पानी का पीएच आपको 4 करना पड़ता है। 4 मतलब क्या है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है और बहुत माइल्ड भी नहीं है, ये मीडियम टाइप का एसिडिक सॉल्यूशन है, जो आपके क्षार के साथ में मतलब मिलके क्षार को पिघल देगा, डिजोल्व कर देगा और निकाल देगा। तो और इसका कोई क्षति भी नहीं पहुंचेगा आपको, यानी ये गिर भी गया 4 पीएच का पानी तो आपको इसकी ज्यादा क्षति नहीं होगी, हालांकि सेफ रहना चाहिए। तो इस तरह से अभी आपने गणित ये कर लिया कि 10 लीटर पानी के लिए मुझे कितना एसिड की मात्रा लगेगी। फिर आपको ये देखना है कि आपको कितने देर में एसिड ट्रीटमेंट करना है। तो उसके लिए भी एक नुस्खा है, मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये मान लो कि मुझे 30 घंटे में, 30 मिनट में या आधे घंटे में मुझे एसिड ट्रीटमेंट करना है, और मेरे सिस्टम का फ्लो रेट है 25 मीटर क्यूब पर आवर, मतलब क्या 1 घंटे में 25,000 लीटर पानी जा रहा है। अगर आपको फ्लो रेट सिस्टम का पता है तो ठीक है, अगर आपको सिस्टम का फ्लो रेट पता नहीं है तो स्क्रीन फिल्टर या सैंड फिल्टर, जो हमारे फिल्टर्स होते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कितने कैपेसिटी का फिल्टर है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका डिजाइन प्रॉपर किया गया है और प्रॉपर कैपेसिटी का स्क्रीन फिल्टर या सैंड फिल्टर वहां पर लगाया गया है। तो जैसे कि मान लो कि 2 इंच का स्क्रीन फिल्टर लगाया आपने, उसका कैपेसिटी होता है लगभग 25 मीटर क्यूब पर आवर, मतलब 25,000 लीटर 1 घंटे में उसमें से पानी जाने वाला है। तो आधे घंटे में कितना पानी जाएगा? 12,500 लीटर पानी। इसका मतलब क्या है, जब सिस्टम आप आधा घंटा चलाओगे तो उसमें से 12,500 लीटर पानी जाने वाला है। अब मानो कि 10 लीटर पानी के लिए, 4 पीएच के लिए, अगर मुझे 10 मिलीलीटर का एसिड लगता है 4 पीएच को लाने के लिए, 10 लीटर पानी का जो बाल्टी में मैंने लिया था उसमें मुझे 10 मिलीलीटर का एसिड डाला, तब मेरा पीएच 4 हुआ। तो 12,500 लीटर के लिए कितना लगेगा? थोड़ा सा गणित है, लेकिन ये गणित बहुत इजी है, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो आपको लगेगा लगभग 12.5 लीटर का एसिड। तो ये होगा, गणित से आपने एसिड निकालेगा कि मुझे 12.5 लीटर का एसिड लगेगा इसकी ट्रीटमेंट के लिए। तो इसको हम फील्ड टाइट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद में ये इंजेक्शन रेट या कितने रेट से अंदर जाना चाहिए, जैसे हमने बोला कि आधे घंटे में जाना चाहिए, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आधे घंटे में मुझे करना है। तो मुझे वेंचुरी या जो भी मेरा उसका सक्शन रेट में किस तरह से एडजस्ट करूं कि उतने आधे घंटे के अंदर मेरा सारा का सारा जो 12.5 लीटर का एसिड है वो चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एसिड बना के रख दिया और आधा घंटा हो गया फिर भी एसिड बचा रहा,
या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधे घंटे का पीरियड दिया था लेकिन 10 मिनट में ही सारा का सारा चला गया अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो पीरियड आपने डिसाइड किया है, क्योंकि एसिड ट्रीटमेंट आप कर रहे हो ड्रिप सिस्टम को, आप पौधों को एसिड देना चाहते हो क्या? नहीं। तो एसिड ट्रीटमेंट ड्रिप सिस्टम को करना है, इसका मतलब क्या है कि ड्रिप सिस्टम में या आपका जो सेक्शन है, जो प्लॉट है, उसमें जो आखिरी ट्यूब है, वो आखिरी ड्रिपर जो उसके ऊपर, उसमें से एसिड वाला पानी जब तक बाहर नहीं आता तब तक आपको रुकना है। तो ये टाइम कितना लगने वाला है, आखिरी ड्रिपर में से पानी निकालने के लिए टाइम कितना लगने वाला है, ये टाइम आपको एक बार जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। और ये एक बार की एक्टिविटी है, ये रोज रोज नहीं करनी है आपको। शुरू में जब आप सिस्टम इंस्टॉल करते हो तभी एक बार ये कर लीजिए कि मुझे कितना टाइम लगता है, आप नोट कर लीजिए। एक छोटा सा वीडियो में यहाँ पर आपको वापस दिखा देता हूँ। ये जैसे बाल्टी में आप कोई भी नील होती है या ब्लू कलर का कोई भी इंक ले लो या पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन तैयार, जो कलरफुल कोई पानी तैयार कर लो, ताकि आपको ड्रिपर में से कलर वाला पानी जब आएगा तो पता चलेगा। और ये कलरफुल पानी आपने तैयार करना है सिस्टम में से। जो भी आपका सक्शन रेट हमने डिसाइड किया कि मुझे इतना इतना रेट से पानी अंदर जाना है, उसके रेट से आप अंदर जाने दे रहे, और आखिरी ड्रिपर के पास में जाके बैठना है और आपको टाइम देखना है कि कितनी देर के बाद में ये कलर वाला पानी बाहर आता है और वो कितने टाइम में आया। हो सकता है 20, आपका सेक्शन बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि आधे घंटे के बाद आए, हो सकता है कि आपका सेक्शन छोटा है तो हो सकता है 15-20 मिनट में पानी आखिरी तक पहुंच जाए। तो ये टाइम कितना लगा, ये टाइम आप नोट कर लीजिए कि इतने समय के बाद में मुझे, इतना समय तक मुझे एसिड ट्रीटमेंट करना है ताकि आखिरी ड्रिपर तक मेरा एसिड वाला पानी जो है वो पहुंच गया है। तो ये हो गया, मतलब आपने एसिड का इंजेक्शन रेट कैलकुलेट कर लिया कि कितना कितना आपको वेंचुरी से कितना फ्लोरेट आपको देना है। ये वेंचुरी से देने वाला फ्लोरेट आप सेट कर लीजिए, कितनी देर में वो पानी पहुंचेगा ये आपने चेक कर लिया। अब आपको ये एसिड अंदर छोड़ना है, तो उसके लिए जो कैलकुलेशन है, उसके पहले ये चार्ट आप देख लीजिए। एक सिंपल चार्ट आपको, आपके पास कोई भी रजिस्टर होगा उसमें आप बना के रख दीजिए। ये शुरू में जैसे मैंने बोला कि ये वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार करने वाली एक्टिविटी। मतलब क्या है कि आप एक उसमें रख दीजिए कि भाई मेरा प्लॉट नंबर 1 है जो बनाना का है, इसका एरिया इतना है, इसको 30 मिनट के अंदर एसिड आखिरी ड्रिपर तक पहुंचता है, और उसको उस समय वेंचुरी को मैंने ये प्रेशर पे एडजस्ट किया था, और उसके बाद में एसिड की कितनी मात्रा मुझे लगने वाली है कैलकुलेट किया हुआ है। और मुझे अगर क्लोरीन ट्रीटमेंट भी करना है तो क्लोरीन के बारे में भी आगे हम बताएंगे क्लोरीन कैसा करना है, तो ये भी लीजिए। तो ये चार्ट आपके पास अगर तैयार है तो आपको ये बार बार ये जो कैलकुलेशंस और ये सब करने की जरूरत नहीं। चार्ट में देखो आप, हाँ इतना मुझे 20 लीटर का एसिड लेना है, 30 मिनट के लिए छोड़ना है, तो प्लॉट नंबर 1 का मेरा एसिड ट्रीटमेंट हो जाएगा, इतना इतना प्रेशर मुझे मेंटेन करना है। तो इस तरह का अगर रेडीमेड चार्ट आप बना के रखेंगे शुरू में ही, आपकी सिस्टम जब शुरू हो रही है पहली इनिशियल स्टेजेस में, तब तो आपको ये बाद में काम आएगा। जब तक आपका पानी का स्रोत चेंज नहीं हो जाता तब तक आप इस चार्ट का, इस टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोस्तों, अभी कैलकुलेशंस तो मैंने बहुत बता दिए कि आपको किस तरह से करना है, क्या करना है। और बहुत बार क्या होता है कि मैंने इतने सारे कैलकुलेशंस बताने के बाद लोग बोलते हैं कि भाई ये एसिड ट्रीटमेंट ना करना अच्छा है, इससे अच्छा हम करेंगे ही नहीं। तो ऐसा मत कीजिए। हमें क्या इंपॉर्टेंट है, हमें एसिड वाला पानी सिस्टम के अंदर जाना जरूरी है, बराबर है। हमारे लिए कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है क्या? हमारे लिए कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए गणित इंपॉर्टेंट नहीं है, एसिड वाला पानी अंदर जाना चाहिए। तो अगर आप कोई भी गणित नहीं करना चाहते हैं तो आप एक सिंपल काम कर सकते हो। आपको जो एसिड देना है, हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जो भी देना है, आप उसका एक सोल्यूशन या बाल्टी में ले लीजिए। वेंचुरी है या फर्टिलाइजर टैंक है, उसमें सोल्यूशन तैयार कर लीजिए। मान लो कि वेंचुरी है, और सीधा उसको एसिड को अंदर छोड़ना शुरू कर दीजिए। अब आपको पता है क्या कि कितना पीएच का एसिड अंदर जा रहा है, कितनी मात्रा में जा रहा है, नहीं। लेकिन जो सबसे पहला जो कुछ भी पॉइंट होगा, जैसे ड्रेन वॉल है आपका, स्क्रीन फिल्टर का या सैंड फिल्टर का वॉल है, वहां पर जाके इसको थोड़ा सा खोल दीजिए, बूंद बूंद से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो वहां पर जाके आप पीएच चेक कर दीजिए। मतलब क्या, जो नजदीक वाला है, आपने एसिड वेंचुरी को सेट कर दिया, पानी अंदर जाना शुरू हो गया, आपने इमीडिएटली चेक किया कि कितना पीएच है। और अगर मान लो कि पीएच आपको 4 चाहिए था लेकिन पीएच तो अभी 6 है, इसका मतलब क्या है कि मुझे वेंचुरी को थोड़ा सा और दबाना है। तो और थोड़ा सा आपने दबाया और ज्यादा मात्रा में एसिड अंदर आना शुरू कर दिया। हो सकता है कि आपने ज्यादा दबा दिया, हो सकता है पीएच 2 हो गया। तो पीएच 2 होने के बाद वापस थोड़ा सा आप उसको हल्का सा उसको उठाइए। तो ट्रायल एंड एरर से आप सेट कर दीजिए कि 4 पीएच वाला ही पानी अंदर जा रहा है। तो एक इसका मतलब आपने क्या किया, आपने एक सेट कर लिया कि 4 पीएच वाला पानी अभी अंदर जा रहा है। अब आपको ये पता है क्या कि कितनी देर में पहुंचने वाला है आखिरी ड्रिपर तक, क्योंकि आपने गणित नहीं करना है।
तो आप सीधा सीधा आखिरी वाले ड्रिपर के पास जाके बैठिए, आपके हाथ में ये जो पीएच पेपर है ये लेके बैठिए, आखिरी वाले ड्रिपर पे एक 15-20 मिनट के बाद में आप चेक कीजिए कि पानी आ रहा है क्या, पीएच वाला पानी आ रहा है क्या, क्योंकि जैसे ही इसका कलर, जैसे 4 पीएच आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है, तो ये ब्राउनिश कलर जैसे आपको दिखेगा तो 4 पीएच वाले जैसे आपको दिखेगा तो वैसे आपको पता चलेगा कि हाँ अभी एसिड वाला पानी आखिरी लैटरल में से आखिरी ड्रिपर तक पहुंच गया है। अब आपको सिस्टम को बंद कर देना है, सिस्टम को वैसे बंद रखना है कम से कम 6 घंटे के लिए, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे के लिए, जितना ज्यादा रखोगे उतना अच्छा है। तो कैसा है कि ये जो एसिड वाला पानी अभी अंदर है इसको थोड़ा टाइम मिलेगा जो क्षार अंदर जो बैठे हुए हैं उसके साथ में रिएक्शन करने का और उसको पिघलाने का, फिर धीरे धीरे ये क्षार पिघल के डिजोल्व हो जाएंगे एसिड वाले पानी में। दूसरे दिन या 6-8 घंटे के बाद में उसको आप पूरी सिस्टम को फ्लश कर दीजिए। सिस्टम के जो छोड़ है आखिरी वाले लैटरल के या सबमेन का फ्लश वाला है उसको खोल के सारा पानी उसमें से बाहर निकाल दीजिए, मतलब क्या क्षार वाला जो पानी है निकला हुआ ये सारा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में सिस्टम वापस बंद कर दीजिए और जैसी एसिड ट्रीटमेंट आप करते हो तो उसके बाद में तुरंत आपको एक इरिगेशन करना है। अगर आप डेली का इरिगेशन मानो कि 1.5 घंटा या 2 घंटा जितना भी आप करते होगे उससे लगभग 10 या 15% ज्यादा, मतलब एक 15-20 मिनट ज्यादा इरिगेशन चलाना है आपको। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एसिड वाला पानी आप आखिरी छोर तक पानी की राह देख रहा है, इसका मतलब पहले वाले जो ड्रिपर है नजदीक वाले उसमें से तो एसिड वाला पानी बाहर निकलना शुरू हो गया था, पेड़ों के पास में तो पानी पहुंचा था। तो कभी कभी हमें पता नहीं है कि किसी पेड़ के ऊपर या किसी रूट्स के ऊपर एसिड का कुछ असर ना हो जाए, इसकी वजह से हम ये केयर कर रहे हैं कि उसके बाद में जब हम इरिगेशन करते हैं तो ये पूरा एसिड वाला पानी वहां पर जो गिरा होगा वो डायरेक्ट होके, जैसे ज्यादा चलाते हैं तो रूट जोन के उसको बाहर पुश कर देते हैं तो बाहर निकल जाता है। एसिड की वजह से आपकी क्रॉप को कोई भी नुकसान नहीं होगा उसमें। तो ये स्थिति में आप एसिड ट्रीटमेंट इस तरह से इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें कोई गणित नहीं था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था, ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड थी कि आप ट्रायल करो, कम ज्यादा करके वेंचुरी को सेट करो, एसिड को अंदर जाने दो। एसिड ट्रीटमेंट करने के बाद में जो भी मेटल पार्ट है जैसे स्क्रीन फिल्टर का स्क्रीन हो गया तो उसको बाहर निकाल के अच्छे पानी से, क्योंकि उसके ऊपर एसिड का असर हो सकता है तो वो कमजोर नहीं होना चाहिए। हालांकि हम स्टेनलेस स्टील का स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी आपको केयर लेना जरूरी है कि एसिड ट्रीटमेंट के बाद में स्क्रीन फिल्टर के स्क्रीन को बाहर निकाल के अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया। सैंड फिल्टर को प्रॉपर्ली बैकवॉश करो, क्योंकि एसिड बहुत बार क्या करता है कि वो डिकम्पोज भी करता है। तो सैंड फिल्टर में अगर ऑलरेडी आपका कुछ काई या कुछ जमा हुआ है तो हालांकि एसिड ट्रीटमेंट करने से पहले सैंड फिल्टर बैकवॉश कर लेना जरूरी है, और नहीं भी किया आपने मतलब उसके बाद एसिड ट्रीटमेंट करने के बाद भी आप एक बार उसको बैकवॉश कर लीजिए ताकि उसमें से कुछ भी जो डिकम्पोज कचरा है वो बाहर निकल जाना चाहिए। उसमें एसिड की वजह से डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी होने के चांसेस है, या क्लोरीन की वजह से भी डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये हो गया एसिड ट्रीटमेंट का एक सरल तरीका। तो दोस्तों एसिड ट्रीटमेंट में अगर आपको कुछ भी सवाल है, कुछ भी कमेंट्स है आपके, तो जरूर आप शेयर करिए। और उसमें कोई भी दिक्कत, आपके मन में कोई शंका ना रखिए। हो सकता है मेरी बात आपको सहजता पूर्वक नहीं जा सकती है, हो सकता है क्योंकि मैं एक मराठी बोलने वाला आदमी हूँ, हिंदी शायद मेरी ठीक से आप तक नहीं पहुंच रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। हो सकता है कि जो स्लाइड्स हमने लिखी है यहाँ पर, क्योंकि ये तो गूगल बाबा ने हिंदी ट्रांसलेट किया है एक्चुअली, तो हो सकता है वो हिंदी बहुत अटपटी सी हो जाती है कभी कभी, तो वो समझने के बाहर हो जाएगी हिंदी। तो आप फिर भी, हमारा जो उद्देश्य है कि आप तक एसिड ट्रीटमेंट का सही तरीका पहुंचना चाहिए, ये जरूर सफल होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया तो आप जरूर लिखिए, हम वापस आपको प्रॉपरली लिख के या वीडियोस उसके शेयर करेंगे, उसकी लिंक आप तक शेयर करेंगे। ये जो सारे वीडियोस हैं ये वीडियोस भी आपको लिंक के ऊपर मिल सकते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं अभी क्लोरीन ट्रीटमेंट की। बहुत बार क्या हो जाता है कि ड्रिप इरिगेशन का मेंटेनेंस मतलब एसिड ट्रीटमेंट, यहाँ तक ही लोग रुक जाते हैं, क्लोरीन ट्रीटमेंट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। क्लोरीन ट्रीटमेंट करना जरूरी है या नहीं है ये समझ में नहीं आता या समझाया नहीं जाता। तो क्लोरीन ट्रीटमेंट, अगर आपके सिस्टम में बैक्टीरिया है, जीवाणु है, काई है, शैवाल आ रहा है बहुत ज्यादा प्रमाण में, तो क्लोरीन ट्रीटमेंट करना जरूरी है। क्लोरीन ट्रीटमेंट के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, क्लोरीन कहाँ से मिलेगा आपको? तो क्लोरीन मिलाने का
जो 3 सोर्स है वो मैं बताता हूँ। एक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, या जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये कोई भी हार्डवेयर स्टोर पे मिल जाती है ब्लीचिंग पाउडर, जिसके अंदर क्लोरीन का प्रमाण जो होता है, अगर आप उसमें ताजा ताजा लिया, मतलब फैक्ट्री से निकला हुआ, तो उसमें लगभग 60 to 65% का क्लोरीन होता है, फ्री क्लोरीन। क्योंकि हमको तो क्लोरीन से मतलब है, हमको तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट में जो कैल्शियम है उससे मतलब ही नहीं है, तो क्लोरीन उसमें लगभग 60-65% होता है। उसके बाद में लिक्विड फॉर्म में भी क्लोरीन मिलता है, जिसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। जो आपने देखा होगा कि जीवन बिंदु, जीवन ड्रॉप, मेडिक्लोर वगैरह इस तरह के कुछ बूंद भी मिलते हैं, आप मटके के अंदर 2 बूंद डालते हो, वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसमें 15 से 20% तक का क्लोरीन होता है। मतलब थोड़ा डाइल्यूट होता है, थोड़ा कम मात्रा में रहता है ब्लीचिंग पाउडर की जगह से। तो लेकिन ये लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में आप सीधा सीधा सिस्टम के अंदर डाल सकते हो। तीसरा है क्लोरीन गैस। यूजुअली क्लोरीन गैस हम यूज नहीं करते, क्लोरीन गैस पानी में डिजॉल्व हो जाता है। जैसे आप गैस को पानी के अंदर छोड़ोगे, ये पानी में घुल जाता है। तो क्लोरीन गैस भी डायरेक्ट इंजेक्शन के लिए यूज होता है। ये यूजुअली इंडस्ट्रीज में वगैरह यूज होता है। खेत में तो हम कोई क्लोरीन गैस का सिलेंडर लेके जा नहीं सकते, और वो टॉक्सिक भी है और एक्सप्लोजिव भी है। कहीं गलती से किसी ने उसको खोल दिया, कुछ हो गया एक्सीडेंट, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्लोरीन गैस हम यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्योंकि इजीली कोई भी हार्डवेयर स्टोर में ब्लीचिंग पाउडर हमें मिल जाती है। ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हाइपोक्लोराइट और दूसरा होता है हाइपोक्लोरस एसिड। 2 पार्ट का मिलकर ये बनता है। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? हाइपोक्लोराइड जो होता है ये बेसिक होता है, मतलब क्या, उसका पीएच ज्यादा होता है। हाइपोक्लोरस एसिड ये एसिडिक होता है। हाइपोक्लोरस एसिड की बैक्टीरिया को मारने की क्षमता हाइपोक्लोराइड से 40 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका पानी एसिडिक है या आपका पानी का तापमान थोड़ा सा ज्यादा है, तब हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, और वो ज्यादा इफेक्टिवली बैक्टीरिया को मारता है या शैवाल को खत्म करता है। तो ये जब हम क्लोरीन ट्रीटमेंट देखेंगे तब ये और बात करेंगे। तो ये तरीके है। ये कुछ वापस यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज है, गणित है कि आप इंजेक्शन मात्रा, मतलब क्या रेट से आपको इंजेक्शन करना चाहिए, वेंचुरीज को किस तरह से सेट करना चाहिए, कितने सक्शन रेट पे सेट करना चाहिए, इसके लिए कुछ गणित है, कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पर दिए है। मैं वापस इसमें बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा बहुत गणित हमको करना पड़ेगा। बहुत सिंपल गणित होगा, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर ये फॉर्मूलाज है, आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर रहे होंगे लिक्विड फॉर्म, या ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करते होंगे, तो आपका इंजेक्शन रेट आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर हमने बताया है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने यहाँ पर दिए हुए, आप ये एग्जांपल्स बाद में कभी भी देख लीजिए। और किस तरह से, जैसे यहाँ पर हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यूज करके किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका फ्लो रेट कितना है, कितना पीपीएम तक लाना है। तो यूजुअली और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि क्लोरीन ट्रीटमेंट जब आप करते हो, रेगुलर क्लोरीन ट्रीटमेंट, तो लगभग 15 से 20 पीपीएम तक का क्लोरीन आपको पानी में मिलना चाहिए। तो ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं या किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये 20 पीपीएम का क्लोरीन है, ये भी हम बाद में देखेंगे। लेकिन आपको जैसे हमने एसिड ट्रीटमेंट में देखा कि मुझे पीएच 4 चाहिए एसिड ट्रीटमेंट के लिए, वैसे क्लोरीन ट्रीटमेंट में 15 से 20 पीपीएम का क्लोरीन आपको दिखना चाहिए सिस्टम के अंदर, तब ये इफेक्टिवली शैवाल को या काई को मार सकता है, बैक्टीरिया को। अगर बहुत ज्यादा प्रमाण में आपका काई या शैवाल आ रहा है, तो आप कोई बड़ा सा सुपर क्लोरिनेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें 50 या 70 80 पीपीएम तक का क्लोरीन का डोज आप दे सकते हो। लेकिन ये बार बार नहीं करना, क्योंकि एसिड की वजह से शायद ज्यादा इफेक्ट ना हो, लेकिन क्लोरीन की वजह से हो सकता है कि आपके डेलिकेट अगर पौधे हैं तो उसके ऊपर असर होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि क्लोरीन ग्रोथ इनहिबिटर है। किसी भी क्लोरीन किस तरह से काम करता है, तो वो उसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो उसको ही तोड़ने का काम करता है, और इसकी वजह से ये शैवाल वगैरह जो है ये उसकी ग्रोथ रुक जाती है और वो मर जाते हैं। तो यही असर हो सकता है कि आपकी जड़ें जो है, उसके जो केश जो रूट्स होते हैं, कैपिलरी रूट्स, उसके ऊपर भी असर होने के चांसेस है। इसलिए हम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। बहुत हाई क्लोरीन का डोज हम नहीं देना चाहते। माइल्ड क्लोरीन का डोज है 15 से 20 पीपीएम का। जो हम ड्रिंकिंग वाटर जो लेते हैं, जो पानी पीते हैं, उसमें लगभग 1 से 2 एक मैक्सिमम 1 पीपीएम के आसपास का उसमें क्लोरीन रहता है। उससे ज्यादा अगर क्लोरीन किसी दिन आ गया तो आपको पानी कड़वा लगने लगता है। तो दोस्तों वापस थोड़ा सा गणित करेंगे।
हमने बात की कि हमको 20 ppm, मतलब ppm का मतलब क्या होता है कि मिलीग्राम पर लीटर, मतलब मुझे 1 लीटर के अंदर 20 मिलीग्राम का क्लोरीन मिलना चाहिए जब मैं क्लोरीनेशन या क्लोरीन ट्रीटमेंट कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अभी हमने एक गणित किया था कि मुझे आधे घंटे के अंदर पूरा क्लोरीन ट्रीटमेंट करना है, मेरा 25 मीटर क्यूब पर आवर यानी 25,000 लीटर प्रति घंटे का मेरा फ्लोरेट है, और आधे घंटे में 12,500 लीटर सिस्टम में जाने वाला है। तो अगर 1 लीटर में मुझे 20 मिलीग्राम का क्लोरीन लगता है, तो 12,500 लीटर में मुझे कितने मिलीग्राम का क्लोरीन लगेगा या ग्राम का क्लोरीन लगेगा, इसका गणित यहाँ पर हमने दिया है। गणित करके दिखाया आपको कि 20 ppm के लिए 20 मिलीग्राम पर लीटर चाहिए। 20 ppm मतलब 20 मिलीग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर के लिए अगर 20 मिलीग्राम है तो 12,500 लीटर के लिए आपको लगेगा 250 ग्राम, मतलब पाव किलो का क्लोरीन आपको ब्लीचिंग पाउडर आया क्लोरीन लगेगा। अब क्लोरीन लगेगा ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर लगेगी क्या? नहीं, ब्लीचिंग पाउडर में तो मतलब 50% या 60% ही क्लोरीन है। 60-65% क्लोरीन कब होता है उसमें? जब वो बिल्कुल फ्रेश तैयार हुई है फैक्ट्री में, तब उसमें लगभग 65% का क्लोरीन अवेलेबल है। वो फैक्ट्री में से तैयार होती है, हार्डवेयर स्टोर में आती है, वहां पर कुछ दिनों तक रहती है, तो धीरे धीरे उसमें से क्लोरीन बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब आप क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर खरीदने के लिए जाते हो तो स्टोर्स में पूछिए कि ये कब का तैयार है, मैन्युफैक्चरिंग कब की है इसकी। बहुत पुराना ब्लीचिंग पाउडर ना लीजिए, उसमें सिर्फ कैल्शियम रहेगा, उसमें से क्लोरीन निकल गया होगा या कम हो गया होगा। हम मान लेते हैं कि 50% क्लोरीन जब आप ले रहे हो तो उसमें अवेलेबल है। अब मुझे 250 ग्राम का क्लोरीन लग रहा है और मुझे 50%, ये 250 ग्राम मतलब 50% है, तो ब्लीचिंग पाउडर कितनी लगेगी मुझे? सिंपल सा गणित है, मुझे आधा किलो की 500 ग्राम की ब्लीचिंग पाउडर लगेगी, तो उसमें 50% क्लोरीन मिलेगा, तो 250 ग्राम का मुझे उसमें क्लोरीन मिलेगा। तो मुझे आधा किलो की 500 ग्राम का ब्लीचिंग पाउडर लेना पड़ेगा क्लोरीन ट्रीटमेंट के लिए। ये जो एग्जांपल मैंने दिया है उसके लिए। आपके खेत के कैलकुलेशंस अलग हो सकते हैं, आपके खेत के लिए आप एक बार कैलकुलेशंस कर लीजिए या करवा लीजिए हमारे इंजीनियर से, एक टेबल बना के रख लीजिए, उसके हिसाब से सिर्फ आपको उतनी क्वांटिटी लेनी है, डिजोल्व करनी है और अंदर छोड़नी है। अब ब्लीचिंग पाउडर तो आपने ले लिया, उसको पाउडर को अंदर कैसे छोड़ो, ये भी तरीका मैं आपको बोलता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए आप ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से डाल सकते हो, तो यहाँ पर देखिए एक बकेट में आप ले लीजिए, जैसे हमने अभी 500 ग्राम का गणित निकाला, अब मैंने 500 ग्राम की ब्लीचिंग पाउडर ली, एक बकेट में पानी लीजिए। पानी कितना लेना है? आधे घंटे के अंदर जितना पानी जा सकता है सिस्टम में उतना ही पानी। वेंचुरी को सेट कर दिया आपने, आधे घंटे में अगर वेंचुरी का आपका क्लोरेट सक्शन रेट अगर 40 लीटर प्रति घंटा है तो आधे घंटे में 20 लीटर जाने वाला है, तो इसका मतलब 20 लीटर पानी में आपको ये ब्लीचिंग पाउडर डाल के छोड़ना है अंदर। तो 20 लीटर पानी आपने ले लिया, 20 लीटर पानी में आपने 500 ग्राम की ब्लीचिंग पाउडर डाल दी अंदर और उसको डिजोल्व करना शुरू कर दिया। हिलाना, एक लकड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, उसको हिलाओ। जैसे कि अभी ये पानी है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास लकड़ी तो नहीं है, ये पॉलिट्यूब मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ी सी ब्लीचिंग पाउडर डालता हूँ, ये एक थोड़ी सी ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर मैंने ली है। अब एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने ये ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर डाल दी। अब आप ये बात देखिए कि जब आप ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन तैयार करते हो, इसे ब्लीचिंग पाउडर डाल दी, मैंने हिलाना शुरू कर दिया, पानी अभी ये इसको क्लोरीनेटेड वाटर बोलते हैं, ये क्लोरीन का पानी शुरू हो गया। अभी देखिए मुझे खुद को यहाँ पर स्मेल आना शुरू हो गया। क्लोरीन एक टॉक्सिक गैस है, ये आपके लंग्स को, आपको सांस लेने में तकलीफ कर सकता है, तो इसके ऊपर ऐसे झुक के मत खड़े रहिए, इससे दूर खड़े रहिए, कोई बच्चे को इसके आसपास ना आने दीजिए और प्रॉपरली इसको हिलाइए, घुमाइए, ये पूरा डिजोल्व होने दीजिए, 5-10 मिनट के लिए इसको डिजोल्व होने दीजिए। और उसके बाद में एक दूसरी बाल्टी लीजिए, वो दूसरी बाल्टी में कोई भी सफेद कपड़ा लगा दीजिए, कोई फिल्टर जाली लगा दीजिए और ये जो पानी है ये पानी उसमें उंडेल दीजिए। इससे क्या होगा, ये जब आप कर रहे हो ना तो इसमें क्लोरीन का पानी तैयार हो रहा है और धीरे धीरे जो कैल्शियम, इसको सेटल होने दीजिए 10-15 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो कैल्शियम का जो शाखा है, चूना जो जिसको हम बोलते हैं, ये नीचे बैठ जाएगा, ये पूरा नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि हमको ये कैल्शियम की पाउडर को अंदर नहीं छोड़ना है, ये तो सिस्टम को चोक कर सकता है। कैल्शियम की पाउडर को निकाल देना है और सिर्फ क्लोरीन का जो पानी है उसको अंदर देना है। तो ये जो कैल्शियम का जो शाखा है या जो पाउडर है, ये नीचे बैठ जाने दीजिए, इसको फिल्टर कर दीजिए और फिर जो क्लोरीन, जो पानी नीचे जमा हुआ है वो है क्लोरीन का पानी। ये क्लोरीन के पानी को आपको सिस्टम के अंदर छोड़ना है क्लोरीन ट्रीटमेंट के लिए। बराबर है? बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल है। आप ये वीडियो को बार बार देखिए, शेयर कीजिए
ताकि सब लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके कि ये किस तरह से करना है। बहुत सिंपल है, ये कोई बहुत बड़े गणित हमने किए नहीं है, बहुत बड़े कैलकुलेशन नहीं किए है। और आपको कैलकुलेशन करने में तकलीफ होती होंगी तो आप हमें जरूर पूछिए, हम आपको जरूर करके देंगे एक बार। उसके बाद में क्लोरीन वाला पानी अंदर चला गया। अब क्लोरीन वाले पानी ने बैक्टीरिया को मारना शुरू कर दिया और उसके बाद में सिस्टम को 24 घंटे के लिए बंद रखिए ताकि उसका असर वो पूरी तरह से बैक्टीरिया को नष्ट कर सके, शैवाल या काई को नष्ट कर सके। उसके बाद में जैसे ऐसे ट्रीटमेंट हम करते थे वैसे खोल दीजिए ट्यूब्स के लास्ट एंड्स को, सबमेन फ्लश वाल्व को खोल दीजिए, सिस्टम को चालू कर दीजिए, पूरी सिस्टम को फ्लश कर दीजिए, सारा जो पानी है गंदा पानी उसको बाहर निकाल दीजिए। वापस जैसे ऐसे ट्रीटमेंट के वक्त हमने किया था वैसे सिस्टम को थोड़ी ज्यादा देर के लिए इरिगेशन कीजिए ताकि क्लोरीन का जो भी पानी बाहर निकला हुआ है वो रूट जोन से बाहर निकल जाएगा, उसका कोई असर आपके सिस्टम के ऊपर नहीं होगा। क्योंकि एक आधे एक घंटे के लिए पानी अगर रूट जोन के पास रहा तो इमीडिएटली कोई वो रूट्स आपके डैमेज नहीं होते, उसके बाद में अगर जैसे आप इरिगेशन करते हो तो निकल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों क्लोरीन ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ समझने में तकलीफ है या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, मेरा शब्द आप तक ठीक से नहीं पहुंच रहे तो आप जरूर पूछिएगा, हम राइटिंग में आपको जवाब देंगे, आपके साथ में इसकी लिंक्स शेयर करेंगे, आपको पूरी जानकारी इसके साथ में मिलेंगी। तो क्लोरीन ट्रीटमेंट और एसिड ट्रीटमेंट हमने देखा दोस्तों। जो एहतियात हमको बरतनी है ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। आपके हाथ में ग्लोव्स होना चाहिए। जैसे क्लोरीन के बारे में मैंने कहा कि वो उसको इनहेल मत करो, उसको साथ के साथ में क्लोरीन गैस को अंदर मत खींचो, उसके ऊपर झुक के काम मत करो, एसिड को संभालो। एसिड अगर आपके ऊपर कहीं गलती से गिर भी जाता है तो साबुन से, जो अल्कलाइन होता है उससे आप साबुन से हाथ धो, बहुत ज्यादा पानी से उसको धो ताकि उसका असर कम हो। आंखों के ऊपर चश्मा रखना जरूरी है, गॉगल रखना जरूरी है ताकि गलती से भी एसिड आपकी आंखों की तरफ नहीं आना चाहिए। आंख बहुत ही नाजुक है, भगवान बार बार आंखें नहीं देगा आपको, तो संभाल के काम करना पड़ेगा आपको। और जैसे फिल्टर का बैक फ्लश वगैरह जो हमने बोला था वो प्रॉपर आपको करना जरूरी है। दोस्तों ये हो गया एसिड ट्रीटमेंट, क्लोरीन ट्रीटमेंट, केमिकेशन के बारे में हमने बात की। हमने बात की कि आपके सिस्टम में अगर रैट का प्रॉब्लम है या गिलोरी का प्रॉब्लम है तो उसको किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और ये चीजें हमने कुछ बनाई नहीं है, तो फार्मर से या आप लोगों से हमने सीखी है और आपको हम बता रहे हैं। तो ये आप जरूर ध्यान में लीजिए कि ये किस तरह से किया जा सकता है। और छोटी छोटी और कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो सिस्टम को चोकिंग किस समस्या से अगर आपको कम से कम करना है तो सिस्टम हमेशा गीली रखिए। मतलब क्या, सिस्टम को रोज थोड़ी देर के लिए चलाए, सिस्टम को सूखने ना दे। जैसे हमने पहले बात की था कि क्षार कब जमते हैं, तो जब आपकी सिस्टम बंद हो जाती है, धूप में जब पूरी तेज धूप आती है, जब पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ड्रिपर के अंदर का पानी ऊपर उड़ना शुरू हो जाता है, उसका बाष्पीभवन होता है, तो क्षार जब अंदर बैठते हैं तब ये क्षार आपकी सिस्टम को या ड्रिपर को चोक करते हैं। तो इसलिए सिस्टम को डेली चलाइए, सिस्टम को गीला रखिए, सिस्टम को सूखने मत दे ताकि प्रॉब्लम आपका कम से कम हो। अगर टर्बो एक्सेल जैसे आप ड्रिपर यूज कर रहे हो तो ड्रिपर ऊपर की तरफ रखिए तो चोकिंग के प्रॉब्लम आपको वैसे भी कम आने लगेगा। सिस्टम को प्रॉपरली फ्लश कीजिए तो आपको प्रॉब्लम कम से कम आएंगे। क्योंकि आप ये बात समझिए कि जब भी सिस्टम आप चलाते हो तो जो भी कूड़ा कचरा जो भी अंदर आता है सिस्टम के अंदर फिल्टर को पास करके, तो ये जो है ये सारा कचरा लास्ट एंड पे, लेटरल की जो लास्ट एंड है या सबमेन का लास्ट एंड है वहां पर जाके बैठता है और उसको वहीं से अगर हमने निकाल दिया फ्लश करके तो सिस्टम के अंदर नहीं घुसेगा। लेकिन हमने वहां पर उससे उसको निकाला नहीं तो धीरे धीरे हो सकता है कि वो ड्रिपर के पास पहुंच जाए और ड्रिपर के अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद में हमने ये भी बात की कि अब जगह जगह पे ऑगर लेके नमी कितनी आ रही है ये देखना की आदत डाल लो। एक और बात मैं करना चाहूंगा, बहुत बार क्या होता है कि आपको पता नहीं रहता है या ध्यान नहीं दिया जाता है, फिल्टर आपका चोक हो रहा है, प्रेशर डाउन हो रहा है, सिस्टम का प्रेशर डाउन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि 4 लीटर का ड्रिपर अभी 4 लीटर नहीं दे रहा है। 4 लीटर का ड्रिपर तो तभी 4 लीटर पानी देता है जब उसके ऊपर का दबाव जो है, प्रेशर है, ये 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब अगर वो नॉन पीसी ड्रिपर है 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का दबाव है तभी वो उतना पानी देगा। लेकिन जैसे प्रेशर कम हो गया, प्रेशर क्यों कम होगा, या तो फिल्टर साफ नहीं हुआ है, या तो हो सकता है कि आपका कुएं का पानी नीचे चला गया। धूप काले में ऐसा हो जाता है तो आप पंप थोड़ा सा नीचे उतार देते हो, एक स्टेप नीचे उतार दिया, सक्शन आपका चेंज हो गया या टोटल हेड चेंज हो गया तो आपका प्रेशर चेंज हो गया। हो सकता है कि वोल्टेज कम है, लो वोल्टेज में लो आरपीएम के आपका पंप घूम रहा है
तो लो आरपीएम पे घूम रहा है तो कम दबाव में पानी दे रहा है। तो किसी भी वजह से अगर पानी का प्रेशर कम हो रहा है जो आपके हाथ में नहीं है, अब वोल्टेज बढ़ाना तो आपके हाथ में नहीं है, फिल्टर तो आपने साफ कर सकते हो, लेकिन बाकी कुछ चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये कैसा आप जज करें कि पानी बराबर दिया जा रहा है नहीं जा रहा। क्योंकि हमारे इंजीनियर ने तो शायद आपको बोला होगा कि साहब ये प्लॉट को 2 घंटा चलाना है, ये प्लॉट को 1.5 घंटा चलाना है, और आपने उतना ही चलाया है और प्रेशर कम है, तो इसका मतलब आप पानी कम दे रहे हैं। तो एक सिंपल तरीका है, जो ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि जितने भी आपके जो भी जो डिस्चार्ज का ड्रिपर आप लगा रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, उसके जो उतना ही डिस्चार्ज का ड्रिपर आप आखिरी में लीजिए, जितना एक पेड़ के पास में डिस्चार्ज होना चाहिए। जैसे अगर केला है और उसको आपने 8 लीटर के 2 ड्रिपर लगाए, मतलब क्या हो गया, 16 लीटर का पानी आप वहां पर दे रहे हो 1 घंटे में, तो इसका मतलब 8 लीटर के 2 ड्रिपर आप आखिरी छोर पे एक्स्ट्रा लगाइए। एक बाल्टी लीजिए, जमीन के अंदर एक गड्ढा करके बाल्टी को आखिरी ड्रिपर है, मतलब आखिरी लैटरल के ऊपर के आखिरी लाइन पे ये लगा दीजिए कि एक गड्ढा कीजिए, एक बाल्टी उसमें रख दीजिए, बाल्टी में मार्किंग कर लीजिए कि 16 लीटर का मार्किंग, जैसे आपको 16 लीटर पौधे को पानी देना है, 16 लीटर का मार्किंग आपने किया। आपको लगता है कि 20 लीटर पानी मिलना चाहिए था, शुगर केन जैसा क्रॉप है जिसमें आपको 1 मीटर में 20 लीटर का पानी मिलना चाहिए था, 1 मीटर में आपके 2 या 3 ड्रिपर आ रहे हैं, तो उतने ड्रिपर वहां पर होने चाहिए, पास पास लगा उसको जॉइनर से कनेक्ट करके, और वो बाल्टी में या बकेट में मार्किंग कर लीजिए कि कितना पानी मुझे लगने वाला है, और वो मार्किंग के ऊपर ध्यान रखने के लिए बोले। क्योंकि होता क्या है कि ये जो प्रेशर गेज ये सब चीजें हम आपको बोलते हैं, आप तो समझदार है, आपको जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन आपके खेत पे काम करने वाला जो बंदा होता है उसको ये सब चीज थोड़ी सी कठिन लगती है कि प्रेशर सिस्टम मैं काम करूं या वो प्रेशर देखूं। तो उसको सिर्फ आपको ये बताना है कि भाई ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग तक पानी आ गया, इसका मतलब मुझे सिस्टम बंद करना है, चाहे प्रेशर कम है, प्रेशर ज्यादा है, कम ज्यादा हो रहा है, जो भी है, मुझे कम से कम 20 लीटर का पानी ये पौधे को चाहिए था, कम से कम 20 लीटर का पानी आखिरी छोर पे मिल रहा है, इसका मतलब वो सेक्शन में सारे ड्रिपर के पास में उतना पानी मिल गया, उतना पानी मिलने की आपको खातरी हो जाती है, तब आप सेक्शन चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए इजी हो जाता है। वो जो आपका फील्ड ऑपरेटर है, जो खेत में काम करने वाला बंदा, उसको तो सिर्फ बकेट में देखना है कि हाँ ये मार्किंग है, यहाँ तक पानी आ गया तो पानी बंद कर दो भाई, दूसरे प्लॉट को लगाओ। फिर बीच में लाइट गई आई, बार बार बंद चालू हुआ, वोल्टेज कम हुआ, प्रेशर किसी वजह से कम हो गया, तो भी उसका कोई लेना देना नहीं, वो ठीक तरीके से उधर देख सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों, कि अगर बहुत ज्यादा आपका पानी अल्कलाइन है या सोडिक है, तब आप उसको पीएच करेक्शन कर सकते हो कंटिन्यूअस एसिड्स डाल के, जिसकी वजह से आपको कभी भी सॉल्ट प्रेसिपिटेशन या सॉल्ट या क्षार की वजह से चोकिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब तक एसिडिक है आपका सॉल्यूशन या पानी, तब तक उसमें से सॉल्ट निकलने वाले नहीं है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी जानकारी हमने दी। उसके बाद में एक छोटी सी चीज के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, आप लोगों ने इतना सुना है, मैं बहुत आभारी हूँ आपका, लेकिन ये छोटी सी चीज सुनना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कुछ बीमारी होती है, डॉक्टर बोलता है चेक करता है, चेक करता मतलब क्या करता है, वो बोलता है साहब आपकी आंख दिखाओ, तो आप आंख खोल के दिखाते हो, आपकी जीभ दिखाओ, वो यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगाता है, आप बोलते हैं साहब पेट में दर्द है, आंखें क्यों देख रहे हो। तो ये डायग्नोसिस का तरीका है। डॉक्टर क्या कर रहा है, आपको डायग्नोसिस कर रहा है, तो आपकी सिस्टम को भी आपको डायग्नोसिस करना है। तो डायग्नोसिस किस तरह से कर सकते हो आपको स्क्रीन फिल्टर जब साफ करते हो तो आप चेक करो स्क्रीन के ऊपर कि चिकनाश दिख रही है क्या, जब आप हाथ घुमाते हो तो चिकनाश लग रही है क्या, इसका मतलब बैक्टीरियल प्रेसिपिटेशन हो रहा है। स्क्रीन के ऊपर शैवाल दिख रहा है क्या, इसका मतलब काई या शैवाल अंदर आ रहा है, बराबर है। आप ड्रिप लाइन की जो आखिरी छोर है वहां पर जाइए, आपके पास सफेद रुमाल होगा, जैसा ये सफेद रुमाल मेरे पास है, ये इस तरह का रुमाल लीजिए, ड्रिप लाइन को खोल दीजिए, पानी उसमें से रुमाल में से बाहर जाने दीजिए, और फिर रुमाल के ऊपर जो भी कचरा आया है, जो भी आया है, उसको आप देखिए। अगर क्योंकि जो सिस्टम के अंदर जो भी कचरा आया है वो आखिरी छोर पे से उसमें से आपने देखा उसको, तो आपको दिखेगा कि हाँ इसमें क्या है, इसमें तो मिट्टी आ रही है, इसका मतलब सिस्टम में मिट्टी कहीं से आ रही है। हो सकता है मेरा फिल्टर डैमेज है, हो सकता है कुछ दूसरी तकलीफ है, तो मिट्टी आ रही है, तो मिट्टी आ रही है इसका मतलब क्या, मुझे फिल्टर चेक करना चाहिए। आपको अगर स्केलिंग के कुछ पापुदरे थोड़ा सा पार्टिकल दिखाई देगा तो क्षार आ रहे हैं, तो क्षार आ रहे हैं इसका मतलब मुझे एसिड ट्रीटमेंट करना है। आपको अगर काई दिख रही है, शैवाल दिख रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्लोरीन ट्रीटमेंट करना है। आप ट्यूब के अंदर उंगली डाल के घुमाइए, आपको अंदर अगर चिकनाश लग रही है तो इसका मतलब बैक्टीरियल प्रेसिपिटेशन अंदर हो रहा है, तो आपका इसका मतलब ये जीवाणु अंदर है,
ये जीवाणु के लिए मुझे क्लोरीन ट्रीटमेंट करना है। तो आपको ये पता चल रहा है कि मुझे करना क्या है। आपने सिस्टम की हेल्थ चेक की, डायग्नोसिस किया कि हाँ भाई क्या तकलीफ है तुमको, तो ठीक है अभी ये तकलीफ के हिसाब से दवा दूंगा मैं। आपको एसिड ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्लोरीन ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है तो मैं एसिड करूंगा। आपको क्लोरीन ट्रीटमेंट की जरूरत है, एसिड की जरूरत नहीं तो मैं एसिड ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, क्लोरीन ट्रीटमेंट ही करूंगा। ये सिस्टम को डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है और बहुत सिंपल है। कुछ नहीं, लेटरल केन को खोलो, रुमाल में पानी ले लो, रुमाल को चेक करो कि क्या आ रहा है भाई, और उसके हिसाब से आपको उसका दवा जो भी है, एसिड ट्रीटमेंट करना, क्लोरीन ट्रीटमेंट करना, ये आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये सिंपल डायग्नोसिस के तरीके हमने बताए। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा जो प्रेजेंटेशन है, वेबिनार है, ये अच्छा लगा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, मैं आपके अभी कमेंट्स देखना चाहता हूँ, मैं आपको उसके हो सके तो जवाब देना चाहता हूँ। जैसे गौरव कुमार जी का सवाल था कि एक ड्रिप लाइन में कितने फीट के बाद में कितने फीट बेड को कवर कर सकता है। अच्छा, कितने फीट के बेड को कवर कर सकता है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि ड्रिप लाइन में ड्रिपर का डिस्चार्ज कितना है और वो कितने अंतराल के बाद में। जैसे आपका अगर बेड बड़ा है और आपकी सॉइल हेवी है, थोड़ी सी बेड 1 मीटर का है या 1.5 मीटर का है, और आपका क्रॉप का रूट जोन कितना डीप है, जैसे ओनियन है, शुगर केन है, या कौन से तरीके का क्रॉप है वो, उसका रूट जोन कितना डीप तक जाता है, ये सोच के आपको देखना पड़ता है कि मुझे वो कितना कवर करेगा और मुझे कितना एक बेड के ऊपर सिंगल लैटरल रखूं या 2 लैटरल डालूं, किस तरह से मुझे चाहिए और कितने देर में आपको इरिगेशन करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास समय, आप 2 घंटे में इरिगेशन करना चाहते हैं, 2 घंटे में वेटिंग स्ट्रिप मिल सकती है। तो ओवरऑल ड्रिप सिस्टम आपकी पूरी बेड को वेट कर सके, उतना आपको उसमें से डिस्चार्ज मिलना चाहिए, उतनी देर के लिए आपकी सिस्टम चलनी चाहिए। तो वो एक ड्रिप लाइन कितने बेड को वेट कर सकती है, उसका जवाब है आपका क्रॉप कौन सा है, आपका बेड का वेट कितना है, आप ड्रिपर का डिस्चार्ज कितना है आपका, और ड्रिपर का स्पेसिंग कितना आपने लिया है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये मेरे पास आज जानकारी नहीं है, तो आप पूछ सकते हो किसी भी हमारे एग्रोनॉमिस्ट को या हमारे इंजीनियर को कि भाई मुझे कौन सा ड्रिप लाइन, कौन सा डिस्चार्ज लेना जरूरी है, ताकि मेरे ये क्रॉप को पूरी तरह से वो कवर कर सके। दूसरा भाई नरेंद्र भाई નો સવાલ છે કે સ્પ્રિંકલર સેટ નો ભાવ આપો છો। તો નરેન્દ્રભાઈ અત્યારે તો સ્પ્રિંકલર સેટ નો ભાવ મારી પાસે નથી, પણ એમ છતાંય જો અમારો सेल्स ऑफिस છે, आप कौन से एरिया से है मुझे पता नहीं, लेकिन जिस सेल्स ऑफिस के पास आप होंगे, लगभग गुजराती में लिखा है तो लगभग गुजराती में जो से, तो आप वहां पर आप चेक कर सकते हो कि जीजीआरसी के थ्रू आपको स्प्रिंकलर सेट कौन सा मिल सकता है। अलग अलग टाइप के स्प्रिंकलर्स होते हैं, जिसमें पोर्टेबल सिस्टम है जो गुजरात में बहुत ज्यादा पॉपुलर है आपके यहाँ पर, या फिर शिफ्टेबल सिस्टम है, तो ये हो सकता है। फिर सलीम मुलानी जो हमारा बंदा है, उसका सवाल है कि फार्मर इज यूजिंग स्मार्ट प्लेन फिल्टर, इन दैट केस पोजीशन ऑफ पीआरबी फिल्टर इनलेट और फिल्टर आउटलेट आफ्टर पीएसवी। अच्छा, पीआरबी का पोजीशन कहाँ होना चाहिए अगर स्मार्ट प्लेन फिल्टर यूज कर रहा है तो सलीम भाई पीआरवी का पोजीशन तो आपको स्मार्ट क्लीन फिल्टर्स के पहले होना चाहिए, लेकिन पीआरवी तो तभी जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तब एक्टिवेट नहीं होगा, इस तरह से आपको सेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने प्रेशर सस्टेनिंग वॉल आगे डाला है स्मार्ट क्लीन फिल्टर में और तब मैं अगर उसको दबा रहा हूं और मेरा प्रेशर रिलीफ वॉल खुल जाता है उस कंडीशन में, तो मेरा पीआरवी फिल्टर के आगे होना चाहिए। अगर आप प्रेशर सस्टेनिंग वाल की बात कर रहे हो जो, तो वो हमेशा स्मार्ट क्लीन फिल्टर के आउटलेट पे ही होना चाहिए। उसके बाद में शिव कुमार सिंह जी का कहना है फील्ड वाटर रिक्वायर्स 500 से 800 लीटर पर आवर व्हेन यूज साइज ऑफ वेंचुरी। शिव कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल के सेमिनार में मैंने वेंचुरी का चयन किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में डिटेल में बात की थी। अगर आपने कल का सेमिनार अटेंड नहीं किया होगा तो आप जरूर वीडियो डाउनलोड करके देख लीजिए। उसमें वेंचुरी का जब आप चयन करते हो तो उसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कितने एरिया में फर्टिलाइजर देना है,
और पीक फर्टिलाइजर की जरूरत क्या है, वो जो क्रॉप है आपका, बनाना होगा, मिर्ची होगी, जो भी होगा आपका क्रॉप, उसकी पीक फर्टिलाइजर, उसके लाइफ टाइम में पीक फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा खाद की जरूरत कौन सी होती है, और वो खाद कितने पानी में घुल सकता है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि एक बनाना का मैंने एग्जांपल दिया था केले का, कि केला है उसको यूरिया का एग्जांपल है, जो यूरिया उसको पीक लगता है 6.5 ग्राम पर प्लांट उसको लगता है, कितने पौधे उसके हिसाब से कितना ये टोटल यूरिया, तो मैंने गणित शायद कुछ 14 किलो का निकाला था, और 14 किलो यूरिया एक किलो 570 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूरिया डिजोल्व होता है या सोल्यूबल होता है, तो मुझे लगभग 24-25 लीटर का पानी उसमें लगता है। तो 25 लीटर अगर मुझे 1 घंटे के अंदर देना है, तो मुझे कौन से साइज की वेंचुरी यूज करनी है, ये वेंचुरी का जो हमारे चार्ट्स है, हमारा कैटलॉग है, उसमें एमआईएस कैटलॉग के ऐप में से आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें वेंचुरी के चार्ट दिए है कि भाई ये कितना फ्लो के लिए कितना सक्शन करेगा, तो उतना सक्शन मुझे 25 लीटर 1 घंटे में देना है, मतलब मेरा सक्शन रेट क्या होना चाहिए, 25 लीटर पर आवर मिनिमम, उतना तो होना चाहिए। तो मिनिमम मुझे कितना मिलेगा ये है। इसके अलावा भी हम फिल्ट्रेशन के बारे में और फर्टिगेशन फर्टिलाइजर इक्विपमेंट के बारे में एक विस्तार पूर्वक संगोष्ठी करने वाले हैं आगे, तो वो जरूर आप हमारे टच में रहिएगा। ये संगोष्ठी की ये जो कड़ी है ये आगे चलते जाने वाली है, बहुत सारे विषय हैं जो हम अभी 1-2 संगोष्ठी में हम नहीं कवर कर सकते, उसके बारे में भी हम डिटेल या विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। आप वहां पर हम जरूर आपको वापस ये जानकारी देंगे। फिर भी मेरी आपसे विनती है कि कल का सेमिनार आप देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो जरूर आप हमें आपका मेल दीजिए, आपका संदेश दीजिए, हम आपको जरूर उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तुषार शर्मा जी का एक कमेंट है कि हाउ टू सिलेक्ट that which type of drip will work for which type of crop or fruits, and how do we check the hardness of water on the field, and what is the permissible limit of hardness in water। तो तुषार जी, परमिसिबल लिमिट ऑफ हार्डनेस क्या है इसके बारे में हमने बात किया। हार्डनेस मतलब क्या है, कैल्शियम की वजह से हार्डनेस होता है हमेशा। तो कैल्शियम का या टेबल हमने जो दिखाया था अभी, तो टेबल में आपने देखा होगा कि कितना परसेंटेज एक्सेप्टेबल है, कितना मॉडरेट है और कितना सीवियर है, तो उसके हिसाब से आपको हार्डनेस देखना पड़ेगा। दूसरा आपका सवाल है कि हाउ डू वी चेक हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये वाटर क्वालिटी एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने हैं, हार्डनेस कितना है, कैल्शियम कितना है, अलग अलग मिनरल्स है, ये आप चेक कर सकते हो। आपका पानी आप हमें भेज सकते हो, या कोई भी आप नजदीक वाटर क्वालिटी एनालिसिस की कोई लैब होंगे, वाटर टेस्टिंग लैब, वहां पर चेक कर सकते हो, उसका रिजल्ट्स आप हमें भेज सकते हो, ताकि हम आपको सलाह दे सके कि आपको क्या करना चाहिए। और आपका जो और एक सवाल था कि हाउ टू सिलेक्ट दैट विच टाइप ऑफ ड्रिप विल वर्क फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप। तो तुषार जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मैं ड्रिप सिस्टम कौन सी इस्तेमाल करूं, कौन से क्रॉप के लिए। तो अलग अलग क्रॉप की अलग अलग जरूरत है, बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें, इसमें डिजाइन का पार्ट आता है जो आज हम शायद यहाँ पर कवर नहीं कर रहे थे, लेकिन जरूर एक संगोष्ठी डिजाइन के लिए, डिटेल डिजाइन के लिए हम करने वाले हैं, जिसमें यह पार्ट होगा कि आपकी ड्रिप सिस्टम का चयन कैसे करना चाहिए। तो उसमें आपका क्रॉप है, आपका क्रॉप आपको पता है, उसकी पीक वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है ये आपको पता है, मतलब पानी की जरूरत कितनी है ये अगर आपको पता भी नहीं है तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास टेबल्स होते हैं, उसके थ्रू हमें पता चलता है। उसके बाद में आपके यहाँ पर पानी कितना अवेलेबल है, या पंप कितना फ्लो रेट दे सकता है अगर रेडीमेड पंप अवेलेबल है तो। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे तक अवेलेबल है, ये सब का सब विचार करके हम ये देखते हैं। और आपकी जमीन कैसी है, आपकी जमीन उतार चढ़ाव वाली है, जमीन हल्की है, भारी है, ये सब सोच के, ये बहुत सारे पैरामीटर्स है, ये सब सोच के हम ये निकालते हैं कि आपको कौन सी ड्रिप सिस्टम सुटेबल होंगी। पीसी, नॉन पीसी, 4 एलपीएच का ड्रिपर लगेगा, 50 सेंटीमीटर पे लगेगा या 40 सेंटीमीटर पे लगेगा, आपको 1 घंटे में पूरा करना है या 2 घंटे में इरिगेशन पूरा करना है, ये सब सोच के हम लोग करते हैं। आगे तो दोस्तों, ये थोड़े बहुत सवाल थे, और भी बाकी सारे कमेंट्स आ ही रहे हैं कंटिन्यूअसली। मेरी ये विनती है आपसे कि ये जरूर आपको ये वेबिनार अगर अच्छा लगा होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए। ये जनरल बात थी, इसमें कोई हम प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जरूर आपको ये हम आपको नॉलेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो, क्योंकि आपने अगर सिस्टम अच्छी चलाई तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, और आपको अगर ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा तो उसमें हमारा फायदा है, क्योंकि आपके फायदे के बाद हम हमारा फायदा कमाना चाहते हैं। आपने अगर आपकी सिस्टम सफल रही तो मार्केट में 60-70% से ज्यादा शेयर जैन इरिगेशन का है, तो 60-70% बिजनेस हमारे पास ही आएगा। और अगर आपको हमारा सिस्टम अच्छा ही लगा और चला
तो डेफिनेटली सर ये आप ध्यान में रखिए कि हमारा तो उद्देश्य ये है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये हमको तो बूंद बूंद से आपकी उपज बढ़ानी है। आप हमारा उद्देश्य ये है कि बेटर यील्ड्स, ग्रेटर प्रॉफिट्स, ये आपका प्रॉफिट बढ़ाना, यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों मुझे आप उम्मीद है कि आपको ये वेबिनार अच्छा लगा होगा, आप लोगों को ये सिस्टम किस तरह से मेंटेन किया जाता है ये समझ में आया होगा। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आखिरी स्लाइड के ऊपर मैंने महात्मा गांधी जी का एक जो पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर, ये हमारे लिए जीवन का मूल्य है। यहाँ पर जैन इरिगेशन में हमारे लिए ग्राहक सर्वोत्तम है, ग्राहक सर्वोपरि है, और आपका आदर सम्मान करना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे लिए भगवान जैसे ही हो, आपको कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपकी सिस्टम सुचारू रूप से चलनी चाहिए, यही हमारी कामना है। इसमें अगर जहां पर भी हमारी सहायता हम आपको कर सकते हैं, हम जरूर करने के लिए आगे आएंगे। जरूर आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे इंजीनियर से कांटेक्ट कीजिए। जो भी दिक्कत आती होगी सिस्टम चलाते वक्त, ऑपरेट करते वक्त, सिस्टम इंस्टॉलेशन करते वक्त, तो जरूर आप बात कीजिए। तो दोस्तों ये हमने दो श्रृंखला में, दो पार्ट में ये कवर किया। हमने कल बात की थी कि ड्रिप सिस्टम का इंस्टॉलेशन किस तरह से होना चाहिए। आज हमने बात की ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का मेंटेनेंस किस तरह से किया जाना चाहिए। ये हिंदी में था। आगे हम परसों और उसके बाद में 2 दिनों तक ये मराठी में करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को, मुझे खुद को हिंदी बोलने में तकलीफ होती है, मराठी में बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मराठी में भी होना चाहिए, तो हम मराठी में भी करने वाले हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हो या आपको मराठी अच्छी तरह से समझ में आती है, स्लाइड्स फिर भी हिंदी की रहेंगी लगभग, तो आप वापस आप सुनना चाहते होंगे लेक्चर्स, तो जरूर अटेंड कीजिएगा। और ज्यादा से ज्यादा जो भी लोग आपके, जो किसान भाई आपके पहचान के, जो काश्तकार महाराष्ट्र के, जो मराठी जानते हैं और आपको लगता है कि ये जानकारी उनके पास पहुंचना बहुत जरूरी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप ये जानकारी पहुंचाइए, ताकि आगे के जो वेबिनार्स है, जो सेम पार्ट है इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का, मैं वापस कवर करने वाला हूँ और वापस हम उसमें बात करेंगे इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बारे में, लेकिन मराठी में। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे विदा लेता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत है कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हमें आपसे जुड़ा रखने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद।